दोस्तों, मैं अनमोल दुबे और स्वागत है आपका बुक वाला पे। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास व्यक्तित्व है जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, सिद्धार्थ अरोड़ा जी। सिद्धार्थ जी एक लेखक भी हैं, वो कहानियां भी लिखते हैं, इसके अलावा स्क्रीन प्ले भी लिखते हैं और कई सारी उनकी जो कहानियां हैं वो ऑडियो बुक के माध्यम से पाठकों के बीच उपलब्ध है। उनकी कुछ कहानियां आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी, उनकी एक बुक भी पाठकों के बीच में है। इसके अलावा वो एक बेहतरीन समीक्षक हैं, जो कि फिल्म्स की और बुक्स की समीक्षा करते हैं। इन दोनों चीजों के अलावा सिद्धार्थ जी एक प्रकाशक भी हैं। साहित्य विमर्श प्रकाशन के माध्यम से वो पाठकों की लेखकों की किताबें छाप रहे हैं, जो कि एक साहित्य विमर्श ऐसा पब्लिकेशन बन चुका है कि जल्द ही समय में इन लोगों ने अपना एक विशेष योगदान हिंदी साहित्य में बना लिया है। इसके बाद सिद्धार्थ जी न केवल अपनी साहित्य विमर्श की किताबें पाठकों तक पहुंचाते हैं, बल्कि नई वाली हिंदी के जो भी लेखक हैं जिनकी किताबें पाठकों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो उनकी किताबें अपने माध्यम से, अपनी वेबसाइट के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाते हैं। तो सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अनमोल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आपकी बात में एक छोटा संशोधन करना चाहूँगा कि सिर्फ़ नई वाली हिंदी नहीं, पुरानी वाली, पहले वाली, मिडल वाली, जितनी प्रकार की हिंदी होती है और आने वाले समय में कुछ अंग्रेज़ी, भोजपुरी, पंजाबी, गुजराती किताबें भी हमारे पोर्टल पर लोगों को पढ़ने के लिए मिलेंगी। इसका उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि लोगों के पास सब तरीके का साहित्य पहुँचे, सिर्फ़ हमारा ही नहीं, जितना भी अच्छा छपा है, जिसने भी अच्छी किताबें छापी हैं, वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए और कम से कम दर में पहुँचनी चाहिए, जी ताकि उसकी रीच बढ़ सके। जी। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके जो लेखन की शुरुआत है, आपकी साहित्य की ओर रुझान की शुरुआत है, कैसे हुई? कब ऐसा लगा कि आपको साहित्य की ओर जाना है? देखिए, ज़्यादातर शुरुआतें जो होती हैं, वो बचपन से ही होती हैं और बचपन में भी घर से ही होती हैं। मेरे पिताजी खुद जो लुगदी साहित्य के नाम से बड़ा बदनाम हुआ करता था। जी जो सुरेंद्र मोहन पाठक साहब की नॉवेल्स आती थी, मोटी-मोटी नॉवेल, वो काफ़ी पढ़ते थे, क्रिकेट सम्राट पढ़ते थे, मैगज़ीन्स पढ़ते थे और सर्वोत्तम करके एक मैगज़ीन आती थी जिसका अंग्रेज़ी वर्ज़न था रीडर डाइजेस्ट, बहुत फ़ेमस था उन दिनों, तो वो पढ़ते थे, तो उनकी देखा-देखी हमने भी पढ़ना शुरू कर दिया। जब पढ़ना शुरू किया तो जब तक सुरेंद्र मोहन पाठक साहब को पढ़ा तब तक तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद ये हुआ कि अपना थोड़ा दायरा बढ़ाएँ, तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जाना शुरू हुआ, वहाँ कुछ किताबें पढ़ी। अच्छा, जैसे-जैसे अच्छी किताब पढ़ते तो वहाँ तो मज़ा आता और जैसे-जैसे खराब किताब पढ़ते या किसी कहानी कोई बुरी कहानी पढ़ते किसी मैगज़ीन में, तो ये लगता कि ये तो हम भी लिख सकते थे, मतलब इससे अच्छा तो हम ही लिख लेते। ये बात जी मन में बड़ी घर करती थी कि कुछ इसमें चेंज करके इसका एंड ऐसे कर सकते थे, इसका एंड वैसे कर सकते थे। अच्छा, फ़िल्में देखने का शौक भी बहुत उसी टाइम से था। मतलब 99 2099 में मैंने अपनी पहली फ़िल्म थिएटर में देख ली थी। हो सकता है उससे पहले भी देखी हो, लेकिन 99 की मुझे अच्छे से याद है। तो सिनेमा और साहित्य दोनों से ही बहुत ज़्यादा लगाव बचपन से ही हो गया था। अब जब किसको पता होता है, ख़ैर आगे चल के क्या होना है, वो तो भविष्य घर में क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन अगले दिन क्या करना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो हमेशा यही रहा कि अगले दिन या तो कोई किताब पढ़नी है और या कुछ ना कुछ लिखना है। तो उसी समय से जिस वक़्त सोशल मीडिया का वर्चस्व इतना नहीं था, ना के बराबर था 2007 में, 2006 में, उस समय से कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दिया था। तब गूगल की ब्लॉगिंग साइट हुआ करती थी और वो उस पे लिखना बड़ा सहज सरल होता था। लोगों को लिंक-विंक देना भी उस वक़्त इतना कॉमन नहीं था। तो बस लिख के छोड़ देते थे और वहाँ पे अजनबी लोग आके पढ़ के कमेंट कर जाते थे। कोई पढ़े ना पढ़े उससे मतलब नहीं होता था। तो शुरुआत वहाँ से हुई, घर से हुई। अच्छा सिद्धार्थ जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बचपन से ही किताबें पढ़ते हैं और बचपन से ही हुँ। फिल्म देखते हैं और ये सब चीजें, तो मतलब क्या आपने बचपन से, क्योंकि बचपन में हम लोग जब होते हैं तो सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, इस तरीके की चीजें, तो बचपन में आपने कभी सोचा था कि अरे कहानी लिखेंगे, इस तरीके से चीजें करेंगे? वो तो देखो, अनमोल तीर तुक्के होते हैं। बचपन में तो हमें जो भी एक्साइट कर रही होती है ना चीज़, वो करने का मन होता है और फैमिली का भी सपोर्ट तभी होता है जब वो फैमिली कहती है कि इस चीज़ में पैसा हो। तो जी तब तो बचपन में तो मन करता था पायलट बनने का। जी और कोई ऐसा सेंस नहीं था क्या करना है उसके लिए, किस फील्ड में जाना है, कैसे एनडीए जॉइन करनी है, कुछ भी नहीं पता था। बस जस्ट अच्छा लगता था प्लेन उड़ते, हमारी छत के ऊपर से प्लेन निकलते थे, बहुत एयरपोर्ट के बहुत पास में घर था हमारा। तो देख के लगता था कि यार ऐसे हमें भी उड़ाएँगे, हम भी अपनी छत के ऊपर से निकला करेंगे। लेकिन बताया ना आपको कि कभी ये नहीं सोचा, आज भी नहीं, आज 30 साल की उम्र में भी कभी ये नहीं सोचा कि आगे चल के क्या करना है। जब 45 का हो जाऊँगा तो क्या करना है? ऐसे ही तब नहीं सोचा था कि 25 का हो जाऊँगा क्या करना है? ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है? या ग्रेजुएशन में क्या फ़ील्ड लेनी है? नहीं सोचा था। हमेशा ये सोचा कि आज क्या काम मिला हुआ है और मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ और नेक्स्ट डे क्या करना है? मैक्सिमम टाइम नेक्स्ट डे जो करना है वो भी नहीं हो पाता। आज का काम ही पूरा नहीं पड़ता। आज भी है ये चीज़।
तो ऐसा नहीं था कि ये सोचा ही था कि इसी क्षेत्र में जाना है। अभी भी मुझे नहीं लगता कि मैं कोई लेखक हूँ या कुछ ऐसा है। हाँ, लेकिन साथ काम आता जाता है, लगता है कि कर सकता हूँ तो करता चलता हूँ। ऐसा कई देखिए बार आपने फँस भी बताया कि जाता हूँ। आपने 1990 में पहली फ़िल्म देखी, आपने बताया जैसे कि। तो 1999 में, सॉरी 90 में सॉरी तो मैं सॉरी पैदा नहीं हुआ था, सॉरी सॉरी 99 में। सॉरी सॉरी, वो गलती से 1999। तो पहली फ़िल्म कौन-सी थी जो आप बता रहे थे, याद है आपको? मैं अच्छा वो बड़ा मज़ेदार किस्सा है। जी, मैं हाँ, इंग्लिश फ़िल्म्स का बड़ा बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट होता था मुझे इंग्लिश फ़िल्म्स देखने का और साफ-सुथरी इंग्लिश फ़िल्म्स। जी, जी, तो तब तक तो साफ-सुथरी ही पसंद थी। जी। तो स्टुअर्ट लिटिल आई थी उन दिनों। बहुत बच्चों में बहुत क्रेज़ था उस फ़िल्म का, स्टुअर्ट लिटिल सबको बहुत पसंद आती थी। हुँ, तो उसके ट्रेलर वगैरह देखा था घर में, केबल टीवी शुरू से ही था, तो उसको लेके मुझे झक सवार हो गई, मुझे स्टोरी टेल देखनी है, देखनी है, देखनी है, देखनी है। अब पिताजी हमारे आ गए प्रेशर में, उन्होंने कहा चलो ठीक है, दोनों बच्चों को दिखा लाते हैं। जहाँ पहुँचे वहाँ पता लगा कि थिएटर से उतर चुकी है फ़िल्म, किसी कारणवश नहीं लग पाई, तो मैं हुँ, रोने लग गया। हुँ, बहुत छोटी सी उम्र थी, रोने लग गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने समझाया कि अब नहीं हो सकता तो क्या कर सकते हैं, मैंने कहा ये भी ठीक है। तो हुँ, पहली फ़िल्म शाहरुख खान की लगी हुई थी जोश, शाहरुख खान और हुँ, चंद्रचूड़ सिंह की थी। वो फ़िल्म मैंने देखी थी, जिसका मुझे याद है, हालाँकि पापा कहते हैं उससे पहले भी एक फ़िल्म देख चुके थे, लेकिन उसका जी, मुझे अच्छे से याद है कि वो पहली फ़िल्म जोश देखी थी और बहुत बकवास फ़िल्म थी वो। मैं बोर हो गया था उसमें, लेकिन मुझे कहानी अभी तक अच्छे से याद है और घर में तो बहुत फ़िल्में देखते थे तो। जी। अच्छा ये तो भी सिद्धार्थ रहता जी। था मुझे कई बार कुछ कुछ किताबें पढ़ के लगता था कि जैसे जब मैंने पहली बार 1 करोड़ की बोतल पढ़ी थी, तो मुझे जी, लगता था इस पर फ़िल्म बननी चाहिए। कृष्णचंद्र की आपने पढ़ी होगी 1 करोड़ की बोतल, बहुत फ़ेमस नॉवल है उनकी। जी, मैंने तो वो पढ़ी मुझे नहीं, लेकिन मैं पढ़ के ज़रूर लगता था पढ़ूँगा कि अब। इस बिल्कुल पढ़िएगा, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका बाद में मैंने जब जाना कई फ़िल्में देखी और यकीन मानिएगा हॉलीवुड फ़िल्म्स, उसमें वो जी, कॉन्सेप्ट कॉपी हुआ है। कॉपी कह लीजिए, इंस्पायर कह लीजिए या सेम आइडिया किसी और को भी आ गया। इतना अच्छा उसका क्लाइमेक्स उन्होंने दिया था, इतना यूनिक क्लाइमेक्स दिया था उस समय के हिसाब से, शायद 70-72 की नॉवल है वो, सन 70 में पब्लिश हुई थी पहली बार। तो ये मुझे बहुत लगता था बहुत सी किताबें पढ़कर कि इस पे फ़िल्म बननी चाहिए भई, इस पे अच्छी फ़िल्म बन सकती है। जी। तो इसलिए भी फ़िल्म देखने का बड़ा मन था, बड़ा शौक था। और जैसे कि आपने बताया कि आप उस समय आपने लेखन की शुरुआत की जब सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था, या फिर लोग उस तरीके था से ही सोशल नहीं। मीडिया पे नहीं था ही नहीं। तो आज के समय में मेरे लिए या अन्य जो लेखक नए आ रहे हैं उनके लिए एक आसानी चीज़ होती है कि अपनी चीज़ लिख के आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, जहाँ पर आपको हुँ, पाठक आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके समय हुँ, पे ये साधन नहीं था, तो फिर आपको हुँ। साहित्य ने कैसे स्वीकार किया, और जो साहित्यकार थे उन्होंने आपको कैसे देखा? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा उस समय का? ये तो ख़ैर मुझे अभी भी नहीं पता कि साहित्यकारों ने मुझे कैसे देखा और मुझे अभी तक कोई सर्टिफ़िकेट किसी ने नहीं दिया कि वो स्वीकार कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। मुझे कतई आइडिया नहीं है, जो मेरे सीनियर फ़िल्म रिव्यूइस्ट हैं, फ़िल्म क्रिटिक हैं, उनके मुताबिक मैं अभी कच्चा-पक्का लिख लेता हूँ। हाँ, लेकिन मुझे ऑडियंस से, जिसे आप कहते हैं लिसनर्स से, श्रोताओं से बहुत प्यार मिला और आपको बताऊँ कि जिस वक़्त सोशल मीडिया नहीं था, जिस वक़्त फ़ेसबुक पे कहानियाँ नहीं होती थी, उससे कहीं पहले 2004 की मैं आपको बताता हूँ, 2004 और 5 की, उन दिनों दिल्ली के कई इलाकों में रेगुलर लाइट जाती थी 8 से 9 फिक्स था। जी, तब रिलायंस की लाइट नहीं आई थी, बिजली जो है हुँ, आपकी, ये रेगुलर जाती थी 8 से 9 और इन 8 से 9 में मेरी उम्र के, मुझसे छोटे, मुझसे बड़े बच्चे हम कम से कम 20-22 लोग और कुछ कई बार तो उनकी दीदियाँ, उनकी बुआएँ सब मिलके साथ में बैठ के कहानियाँ सुनते थे मुझसे। बाकायदा हुँ, मुझे ढूँढा जाता था कि ये आके बैठ के कहानी सुनाएगा। तो कहानी लिखना क्या है? एक तरीके से सुनाना ही तो है। जी, उन्हीं शब्दों को आज फ़ेसबुक पे जो डाल देते हैं, उसके लिए मेरे पास लिसनर्स हमेशा से थे। और मैं क्योंकि अलिफ लैला मैंने काफ़ी पहले उसका कॉन्सेप्ट सुना था कि अलिफ लैला क्या कहानी हुआ करती थी। अलिफ लैला आपने भी सुना होगा, अरेबियन जी, नाइट्स जिसे कहते हैं। जी, अरेबियन नाइट्स में ये कहानी थी कि एक राजा था, वो हर रात रानी से कहता था कहानी सुनाओ और हर रोज़ उसकी एक नई रानी होती थी, ऐसा सुना था या हर हफ्ते मतलब जब भी वो शादी करता था हाँ, पहली रात को ही रानी से कहता था कहानी सुनाओ और कहानी जैसे ही खत्म होती थी उसे मार देता था, हुँ, फिक्स था। वैसे भी हुँ, आपको पता है कितने प्यारे-प्यारे सॉफ्ट हार्टेड शांतिदूत हमारे राजा हुआ करते थे उस समय के, तो वो अरब के राजा थे, उनका ये फिक्स था। तो उनको एक ऐसी अपनी रानी मिली, एक हुँ, महारानी ऐसी मिली कि जिसने सुबह होने तक कहानी खत्म नहीं की। कहानी छोड़ दी। अब उसने कहा आप तो मुझे मार देते हो, सुबह आप लोग आपका तो फिक्स है, आप रानी को रात में करते हो, हुँ, उसकी कहानी सुनते हो, जो भी करते हो, उसके बाद सुबह मार देते हो। लेकिन वो हुँ, सुबह उसने कैसे मारे उसको कहानी तो पूरी सुनी नहीं है। तो वो उसको हुँ, अगली रात के लिए मिलता है। अगली रात वो कहानी खत्म करती है लेकिन सुबह नहीं हुई होती तो दूसरी कहानी शुरू कर देती है। हुँ, ये कॉन्सेप्ट मुझे 40 रातों तक चला था।
जिसको अरेबियन नाइट्स कहते हैं, 40 नाइट्स होते हैं। जी और ये कॉन्सेप्ट मुझे इतना पसंद आया था कि मैं जो अपने उस समय बचपन में छोटी सी उम्र में कहानी सुनने वाले होते थे, कुछ भी बना बना के बोलता जाता था, या दिन में कई जी बार स्कूल से आके होमवर्क बाद में करता था, कहानी लिख के रख लेता था कि शाम को ये लोग सुनेंगे तो जवाब क्या दूंगा, क्योंकि शेख ही बता नहीं है कि ऐसे कैसे मेरे पास कहानी नहीं है, कहानी तो हर वक्त है मुझे मेरे पास। तो वो मैंने सोचा हुआ था, तो मैं 9 बजे तक कहानी कोई खत्म नहीं करता था। 9 बजे लाइट आती, सीरियल देखने का और कौन बनेगा करोड़पति देखने का टाइम हो जाता था। अब अगले दिन मेरी डिमांड फिर। तो इस तरह से मैं अपनी डिमांड बनाता रहता था। तो सोशल मीडिया तब ना हो, सोसाइटी तो थी ना, सोशल हाँ मीडिया ना हो, सोसाइटी तो मेरे पास तब भी थी, वो अब जी भी है। अब भी कहानी सुनने के बहुत शौकीन है मेरे साथ के लोग। जी। तो सिद्धार्थ इस जी, तरीके से शुरुआत। एक चीज मैं और हम्म जानना चाहूंगा, विशेषकर विशेष रूप से मैं ही, आपका नाम जो है सिद्धार्थ अरोड़ा, उसके बाद आप लगाते हैं शहर, तो इस शहर के हम्म पीछे की कहानी क्या है? ये शहर कहाँ से आया? शहर के पीछे की कहानी ये है कि एक बार 14-15 साल का होऊंगा तब, लुधियाना स्टेशन पे था। तो लुधियाना से सुबह सुबह दिल्ली की ट्रेन पकड़नी थी, ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी, तो भोर होने वाली थी। उस वक्त अंधेरा था, भोर होने वाली थी। तो एक सरदार जी बैठे थे बगल में, और मैंने सबसे ज्यादा आपको बताऊं तो या तो पाठक साहब को पढ़ा है और या पढ़ा है गुलजार साहब को। गुलजार साहब मुझे बहुत, मतलब बहुत मुरीद हूं मैं उनका, बहुत ज्यादा मुतासिर करते थे मुझे। तो मैं गुलजार की एक पोयम पढ़ रहा था, रात पश्मीने की थी मेरे पास, मुझे अभी भी याद है। तो वो सरदार जी आए बैठे और बोले, भाई काके पढ़ तो तू बहुत अच्छा रहा है, समझ में भी आ रहा है। तो मैंने ईमानदारी से कह दिया, कुछ कुछ आ रहा है, कुछ उम्र रहते उम्र चलते चलते समझूंगा। तो वो बड़ा इम्प्रेस हुए कि ऐसे तो कोई नहीं बात करता है उमन, मतलब जो इस एज के होते हैं 14-15 साल के, वो जरा हाँ हूँ ओके यस जी चंग सब चंगा सी करके चुप हो जाते हैं। मैंने जरा खुल के जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि मतलब थोड़ी बातचीत शुरू हुई उनसे, तो कह रहे क्या करता है? मैंने कहा, करता तो पता नहीं, लेकिन करना ये चाहता हूँ कि लिखना चाहता हूँ, कुछ अपने लिए, कुछ पैसे के लिए लिखना चाहता हूँ। क्योंकि उस वक्त तक धीरे धीरे ये डेवलप हो गया था, मन में आ गया था कि मैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, मतलब ये समझिए मन में वो सलीम खान वाली बात आई थी कि संसार में जो अभी लिख रहे हैं ना जो लोग, 2% भी अच्छी राइटिंग नहीं मिल रही है पढ़ने को। तो मैं इससे थोड़ा सा बेहतर तो 1.5 तक तो पहुंच सकता हूँ। तो मुझे ये उस वक्त थोड़ा सा गुमान हो गया था। तो मैंने कहा मुझे आगे लिखना है, तो यही करूंगा। अच्छा, पूरी बातचीत हो गई, उन्होंने मेरा नाम नहीं पूछा, मुझे ये चीज खल रही थी। मैंने पूछ लिया, बल्कि उस सरदार जी को 40 एक साल के होंगे, मैंने पूछ लिया, शायद हरपाल नाम था उनका, उन्होंने बता दिया लेकिन नाम नहीं पूछा। अब मेरी उम्र ऐसी थी लड़कपन की, तो मुझे तुरंत ये हो गया कि इन्होंने मेरा नाम नहीं पूछा, तो कल को मतलब कैसे परिचय होगा, किसी से बताएंगे कैसे कौन है। मैंने कहा आपने मेरा नाम नहीं पूछा। तेरा नाम काके, जब तू कलाकार आदमी है तो तेरा नाम तो मैं जानूंगा, तेरा नाम मुझ तक पहुंच जाएगा। अगर तू वाकई कलाकार है, और नहीं है तो तू रह जाएगा, तेरा नाम जान के करूंगा क्या, मुझे कौन सा तुझसे दोबारा मिलना है, तेरी चिट्ठी पत्री करनी है। तो मुझे बड़ा हर्ट हुआ। तो उन्हें भी लग गया कि मेरा चेहरा उतर गया। तो उन्होंने कहा कि नाम कुछ ऐसा रख जो अलग रहे सबसे। अच्छा, सिद्धार्थ नाम वैसे भी बहुत कॉमन था। अब इत्तेफाक ये कि उस वक्त भोर हो रही थी, जी, शहर का मतलब सुबह होता सुबह है, सुबह। शहर का मतलब उम्मीद भी होता है, हम्म, शहर का मतलब द राइजिंग भी होता है, मतलब कि कोई शुरुआत करना। हाँ सुबह। शहर के कई मानी है। तो वहीं मैंने उसी स्टेशन पे ही सिद्धार्थ अरोड़ा के आगे शहर लग गया था। अच्छा, जी, सिर्फ शहर नहीं रख सकता था, क्योंकि एक तो वैसे भी मन नहीं था कि सिर्फ गुलजार की जगह शहर करना, वो मुझे हाँ जमा नहीं। दूसरा, शहर नाम फीमेल्स का ज्यादा होता है हाँ। लड़कों में भी, लेकिन फीमेल्स का ज्यादा होता है। तो इसलिए सिद्धार्थ अरोड़ा शहर किया। और उस वक्त फेसबुक पे चेक किया था, नहीं हाँ फेसबुक शायद तब था, हाँ फेसबुक अकाउंट था मेरा। फेसबुक पे मैंने चेक किया था, तो मुझे कोई अकाउंट मिला नहीं था। गूगल पे भी, गूगल उस पे क्या नाम है आपका, तब G+ चल रहा गूगल, था, गूगल प्लस हाँ आता गूगल था। प्लस लिखा था। हाँ, उस पे भी कहीं पे सिद्धार्थ अरोड़ा शहर नाम नहीं था, सिद्धार्थ अरोड़ा बहुत थे। तो मैंने कहा ये जरा यूनिक सा है। और शायद अभी भी आपको कोई दूसरा, आपने सिद्धार्थ अरोड़ा शहर नाम नहीं सुना नहीं होगा। नहीं नहीं, कोई नहीं मिलेगा। कॉपीराइट ले लिया मैंने। हाँ। अच्छा, इसके अलावा मैं ये जानना जरूर चाहूंगा कि अभी इस समय आप क्या लिख रहे हैं, और नए कौन से प्रोजेक्ट पे आपका लेखन का कार्य चल रहा है? अच्छा, इस वक्त एक तो मेरी बीरबल की खिचड़ी कहते हैं मेरे दोस्त, हरी बोल पूरी हो रही है। हरी जी बोल का क्लाइमेक्स हो चुका है, अब बस एक रीड, प्रूफ रीड में करूंगा, उसके बाद अपने पार्टनर्स को, एडिटर्स को दे दूंगा, वो लोग देखेंगे। उसकी जो कहानी है वो समसामयिक होते हुए भी थोड़ा सा चलो 10-5 साल पीछे ले जाती है हमें, जिस वक्त मोबाइल उतना कॉमन नहीं था। और एक सोसाइटी के बहुत ही तुच्छ से मुद्दे को लेकर उठाती है, और उसको बहुत वाइटल क्राइम फिक्शन पर लेकर जाती है क्राइम फिक्शन ही, लेकिन सोशल कॉज पर। जी तो बाकी अभी उसके बारे में ज्यादा बताना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, एक बार जी। कवर वगैरह हो जाए ना, उस फिर करने में ज्यादा मजा आएगा। आपने पूछा तो बता दिया।
दूसरा, जी स्टोरी टेल पर मेरी एक 40 एपिसोड की सीरीज आ रही है, वो भी एडिट में जा चुकी है, उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। इसके अलावा मैं एक फिल्म के लिए काम कर रहा हूँ और एक सीरियल के लिए लिख रहा हूँ। और सीरियल वो काफी फेमस है, उसके बारे में भी अभी नहीं बता सकता, लेकिन फेमस सीरियल है, वो जल्द जी। आएगा तो उसकी अनाउंसमेंट भी करूंगा। और इसके अलावा एक मेरी ही कहानी है, मेरी जी। लिखी कहानी थी, एक मेरे दोस्त हैं वो उस पर फिल्म बना रहे हैं, तो उसका स्क्रीन प्ले लिखने का काम उन्होंने मुझे दिया। काफी अच्छा सारा ये काम फैला हुआ है अभी, और प्रकाशन तो चल ही रहा है। जी, तो मैं इसके बाद अब प्रकाशन पे ही आता हूँ। ये बात हुई सिद्धार्थ अरोड़ा शहर के लेखन की कि आप क्या लिख रहे हैं, किस तरीके से लेखन की शुरुआत हुई। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि साहित्य विमर्श जो प्रकाशन है आपका, तो इसकी शुरुआत कैसे हम्म। की और इसका विचार कैसे आया, क्योंकि हमारे भारत में कई सारे पब्लिकेशन है और रोज इस तरीके से हर महीने हर हफ्ते में एक आध एक नया पब्लिकेशन देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में आपको एक हम्म। पब्लिकेशन खोलने का विचार कैसे आया? देखिए, कहते हैं ना कि जो बहुत शोषित होता है वही कल को शोषण करने लग जाता है। जी मेरे साथ ये चीज उल्टी हुई। जब मैं रामायण लेकर आया था तो उस वक्त जो जिस तरीके से प्रकाशक से बात हुई थी वो एक अलग टर्म थी, और उसके बाद जो उन्होंने किया, जिस तरीके से किताब को ट्रीट किया, और मेरी नहीं, मेरे साथी जितने भी उस प्रकाशन से छपे लेखक थे, उन सबके साथ जिस तरीके से ट्रीट किया, हम लोग तो केस भी करने वाले थे उन पर, उन्होंने बीच में प्रकाशन ही बंद कर दिया। तो वो चीज जरा खली, वो बहुत लगी, क्योंकि जिस वक्त रामायण आई थी उस वक्त बहुत लोगों को उम्मीदें हो गई थी कि सिद्धार्थ लिखता है तो सिद्धार्थ कुछ अच्छा लाएगा, अच्छे तरीके से लाएगा। और आदरणीय पाठक साहब ने भी कहा था कि किताब की छपाई में बहुत खामियां हैं, बहुत बुरी तरीके से छापी गई है ये। तो ये चीज मन में थी, तो तब से 2017 से ही ये मन में था कि प्रकाशन के बारे में जानना, बोलने का विचार बिल्कुल भी नहीं था। तो 2 साल मैंने स्टडी की, हर बड़े छोटे प्रकाशन के बारे में जाना, कौन कितने पैसे ले रहा है, ये सेल्फ पब्लिशिंग के, एक तो क्लियर सेल्फ पब्लिशिंग है, एक तो सीधा हम्म, सीधा कह के बता रहे हैं कि भाई हम आपसे पैसे लेंगे। एक और गंदा खेल चलता है, या गंदा अच्छा जो भी खेल है, भाई राइटर राजी है तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। पर उसमें हम्म, ये है कि वो आपको कहेंगे नहीं कि पैसा लेना है, किसी को भी नहीं पता है। जब आप फाइनल जाओगे तो उस समय पता लगेगा कि एक ये सहयोग राशि देनी है आपको, छोटा सा अमाउंट होगा, 10,000 का, 12,000 का, 15,000 का, 25,000 का, अलग अलग, सबका अलग अलग हिसाब है। तो ये खेल ऐसा है, तो मैंने उस वक्त प्लान किया था, हमारे दोस्त, मेरे मित्र, बहुत अच्छे दोस्त हम्म, अभिराज के साथ, जो बुक डिजाइनिंग भी करते हैं, और बहुत अच्छे, बुक बाबू स्टूडियो उन्हीं का है, बहुत अच्छा चला जी रहे जी हैं। तो जी जी। उनके साथ मैंने प्रकाशन खोलने का सोचा था, और मैंने सोचा था कि साल में 3-4 किताबें लाऊंगा, 5 किताबें लाऊंगा, लेकिन पहली बार राइटर को कोई एडवांस रॉयल्टी देगा। छोटे छोटा नए से नया राइटर, चाहे मैं उसको 1,000 रुपए दूं या 5,000 रुपए दूं, बड़े राइटर को 50,000 दूंगा, और इसके लिए मैंने लोन का इंतजाम भी करने की सोच ली थी कि मैं इतना इतना इस पे पैसा उठाऊंगा। उस बीच मेरे ही साथी लोगों के द्वारा मुझे पता लगा कि साहित्य विमर्श ब्लॉग जो है, वो ब्लॉग भी 5-6 साल से चल रहा था, मैं खुद उस पर लिखता था, और बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स उस पर शामिल थे हमारे साथ, वो प्रकाशन क्षेत्र में उतर रहे हैं। तो हम्म, मैंने बात की, उनको भी लगा कि मैं कुछ योगदान उसमें कर सकता हूँ, तो मैं एज ए पार्टनर उनके साथ जुड़ गया। तो हमारा मकसद पहला यही था कि हम किसी भी लेखक से किसी भी किस्म का कोई पैसा नहीं लेंगे, कोई खर्च नहीं लेंगे। लेखक अपनी मेहनत जो कर रहा है वो सफिशिएंट है, उसके बाद उसे मिलना ही चाहिए कुछ। किताब बिकती है तो उससे लेने का हमारा कोई हक नहीं बनता। ये पहला हम्म। हमारा मोटो था, वो अभी कायम है, 2 साल होने को आया है, आगे 20 साल हो जाएंगे तब भी कायम रहेगा। अच्छा, मैं एक चीज और इसमें आपसे जानना चाहूंगा पर्सनली कि जो प्रकाशन हम्म। है, ठीक है, तो प्रकाशक से जानना, उसमें हम्म। प्रिंटिंग वाले ज्यादा खर्चा ले लेते हैं। कोई भी किताब है तो उसमें 1 रुपए पेज, 2 रुपए पेज, 5 रुपए पेज के हिसाब से वो लोग प्रिंटिंग का ले लेते हैं। तो ऐसे में जब लेखक प्रकाशक है, ठीक है, प्रकाशक ने लेखक, आपने लेखक से पैसे ले लिए, तो आपने किताब को प्रिंट के लिए भेज दिया, आपने 500 कॉपियां निकलवा ली, अब वो कॉपी नहीं बिकती है, तो फिर इसकी इस तरीके से कैसे आप रिस्क, कैसे इतना रिस्क झेल रहे हैं? देखिए, इसीलिए जरूरी है कि पैसे ना ले प्रकाशक। इसी का मैं रास्ता बताता हूँ। जब हम पैसे नहीं लेते हैं ना, आज की डेट में, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोग बता रहे हैं, कहीं कहीं से आवाज आ रही है। कल भी एक बहुत अच्छी राइटर है, वो मुझसे बात हुई, उन्हें किसी ने बताया, एक फेमस राइटर है हमारी अंकिता जैन जी, उन्होंने उन्हें अंकिता जैन ने बताया कि अभी सिद्धार्थ से बात करो, साहित्य विमर्श प्रकाशन प्रमोशंस में, पब्लिसिटी में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, किसी ने बताया। इसके पीछे अनमोल रीजन क्या है? रीजन ये है कि साहित्य विमर्श प्रकाशन या कोई भी प्रकाशन जब अपनी किताब बगैर पैसे लिए छाप रहा है, तो जाहिर सी बात है वो पहले कंटेंट पढ़ेगा। जी अगर मैं सदर बाजार से भी कोई सामान खरीदने जा रहा हूँ और मुझे पता है कि वो मुझे उधार नहीं देगा,
मुझे उस सामान को मुझे अपने पैसे से खरीदना है, अपने पैसे से करवाना है, उसको आगे बेचना है, तो मैं सामान की गुणवत्ता देखूंगा सबसे पहले। इसलिए बिल्कुल। साहित्य विमर्श में पहले साल ही, जिस वक्त नया प्रकाशन तो सब कुछ हजम करते हैं, हमने जितनी छापी नहीं है उससे दुगनी रिजेक्ट की है, क्योंकि हमें जहां भी लगा कि ये जो कंटेंट आया है ये बहुत बुरा नहीं है लेकिन साधारण है, या इसके जैसा बहुत कुछ आ चुका है, या इसमें प्रूफ की और एडिटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं हो सकता है, तो वो हमने नहीं छापा। अब जब अनमोल हम खुद पढ़ते हैं तो यार इतना पढ़ते पढ़ते बहुत, हमारी पूरी टीम, वो मैं अपनी बात तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं हाँ। एडिटिंग बहुत रेयर देखता हूँ, लेकिन जो हमारे एडिटर्स हैं वो सब इतने कुशल लोग हैं कि वो 20-20, 25-25 साल से, 30-30 साल से साहित्य पढ़ रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो जाता है कि चीज अच्छी क्या है, मतलब एक यूनिक कंटेंट क्या है, इतना वो पढ़ चुके हैं, और लेखन की गुणवत्ता क्या है। तो इसके रहते ही आधा काम तो हो जाता है। अब बाकी बचता है कि लेखक की रीच कहाँ तक है और हमारी रीच कहाँ तक है। तो जब पैसे हमारे अपने लगे होते हैं ना अनमोल, आज तुम्हारे पैसे लगे हैं किसी चीज में, तुम्हारे पास प्रोडक्ट और तुम जानते हो अच्छा है, तो तुम बेचने के लिए साम दाम दंड भेद सब करोगे, तरीके जी निकालोगे, जी उसी से पैसे से चलाओगे। जी इसलिए नहीं लेते हैं पैसा कि ये पैसा हमने जितना भी अब तक साहित्य विमर्श में लगाया, हम पार्टनर से मिलकर अपने कैपिटल से किया है, और अब हम उसी कैपिटल को, उसी सेल को जो है उसको आगे टर्नओवर बनाने की कोशिश में है। जी जी। इसीलिए, क्योंकि अगर हम किसी से पैसे लेकर छापते तो फिर वो चीज नहीं आ पाती, फिर हम पढ़ते नहीं, फिर ये होता कि बिकी बिकी नहीं बिकी नहीं बिकी, फिर ये सब प्रकाशन नहीं सिर्फ एक व्यापार रह जाता। जी। इसलिए अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, कई सारे जब हम लोगों ने डाला था कि सिद्धार्थ जी से हम लोग बात करेंगे और उनसे जानेंगे लेखन के बारे में, प्रकाशन के बारे में, तो तमाम लोगों के एक कॉमन क्वेश्चन था जो अधिकतर लोगों का था, मैं नाम गिन रहा हूँ तो काफी सारे लोगों का था। तो व्यक्ति क्वेश्चन ये जानना चाहता था कि आपके साथ कैसे जुड़ा जाए, कैसे अपनी किताब को प्रकाशन के लिए भेजा जाए, किस तरीके से अपनी किताब आपसे प्रकाशित कराई जाए, प्रोसेस क्या है इसकी? बहुत आसान, बहुत आसान। सबसे आसान तो ये भी है कि आप वेबसाइट खोलिए, वेबसाइट में लिखा हुआ है पब्लिश विद अस, हाँ हमसे जुड़े करके, वेबसाइट पर एक अलग से लेबल बना हुआ है, आप उस लेबल को जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कब आपकी किताब, आप यहाँ पर अपनी पांडुलिपि भेज सकते हैं, ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, और पूरी डिटेल उसमें लिखी हुई है कि आपकी किताब को कितने समय बाद रिस्पॉन्स मिलेगा। आप जो एक पहले 5 से 10 हजार शब्दों का एक छोटा सा हिस्सा भेजना, 5 से 10 हजार शब्दों का एक हिस्सा भेजना होता है, उसके बाद सिनॉप्सिस जिसे कहते हैं, थोड़ा बड़ा सिनॉप्सिस, उसके बाद हम पास हो जाती है तो पूरी पांडुलिपि मंगाते हैं। पूरी पांडुलिपि में फिर हमारी टीम, 3 लोगों की टीम, 3 चरणों में एडिटिंग होती है, उसके बाद वो एडिट करके, प्रूफ रीड करके लेखक को वापस भेजा जाता है, उससे उससे सलाह ली जाती है कि जो हम चेंजेस करना चाह रहे हैं वो एग्री है कि नहीं। जब वो एग्री हो जाते हैं उसके बाद हम एग्रीमेंट भेजते हैं, एग्रीमेंट में रॉयल्टी एग्रीमेंट भी होता है, और कितने टर्म्स तक किसका कॉपीराइट और सब चीजों को लेके पूरा डिटेल्ड में लिखा होता है। उसको जब लेखक अप्रूव कर देता है उसके बाद हम प्रकाशन में उतरते हैं, फिर हम उसे प्रिंट में जाने के लिए बोलते हैं। तो ये एक तरीका सिंपल है कि आप सबसे पहला काम ये करिए कि जो भी कंटेंट आपको छपवाना है उसे तैयार कर लीजिए। सबसे पहला काम तो मैं हर किसी लिखने वाले को कहूंगा कि सबसे पहला काम करिए, उसको तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद सब्र रखिए, और जी। जिस वक्त आप लिख रहे हैं तब ये सोच के मत लिखिए कि आपने इसे छपवाना है, आप लिखने का सोच के लिखिए, बस इतना सिंपल है। बाकी मुझे मैसेज कर सकते हैं, साहित्य विमर्श के पेज पे मैसेज कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं, जो चाहे जैसे चाहे पूछ सकते अच्छा, एक जो सवाल है मैं विशेष रूप से जानना चाहूंगा कि एक जब लेखक लिखता है, ठीक है, तो लिखना मुझे लगता है कि व्यक्ति के मन का भाव होता है, व्यक्ति अपने मन से लिख सकता है, लेकिन लिखने के हैं। बाद उसे किस तरीके से प्रकाशन योग्य बनाया जाए, ठीक है, किस तरीके से हम्म। प्रकाशक से संपर्क किया जाए और किस तरीके से प्रकाशित हुआ जाए, तो इसकी पूरी जो यात्रा होती है उसे लेखक कैसे तय करे? देखो, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है अनमोल, बहुत बहुत मजेदार सवाल है, और इस सवाल से मैं खुद भी बहुत निकला हूँ, बहुत मंथन किया है, तो ये बताने में ही मजा आएगा। सबसे पहला काम तो लेखक को ये करना चाहिए कि प्रकाशन के बारे में नहीं, प्रकाशित होने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहला काम करे, अपनी रचना के साथ न्याय करे। रचना वो रचना जो लिखी जाती है जी। उसके साथ न्याय करे, सबसे पहले उसे पूरा करे। पूरा करे, बहुत स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। जी। पूरा करे, होल्ड करे, रख दे। जी। हफ्ते भर में भूल सकता है तो हफ्ते भर में, नहीं तो 15 दिन बाद। हम जब स्क्रीन पे राइटिंग सीख रहे थे तो हमें सबसे पहला नुस्खा यही बताया गया था। वही चीज मैं उपन्यास के लिए या कहानीकारों के लिए भी कहता हूँ कि पहला काम तो ये करे, एक हफ्ते, जब भी जितना भी समय लगे, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, चाहे संस्मरण लिखाओ। आजकल लोग उपन्यास के नाम पे संस्मरण भी लिखते हैं कि अपनी कॉलेज के जी। दिनों की बातें हैं, उसको जरा सा मसाला डाल के पेश कर दिया। हम्म। बनारस टॉकीज भी काफी हद तक यही है।
पर वो इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहला काम करो, उसे तय करके रख दो 15 दिन के लिए कम से कम। 15 से 20 दिन बाद उसे खुद पढ़ो। अगर आप ईमानदार हो, अपनी अपनी समीक्षा, हर कोई समीक्षा करना जानता है, बस शब्द नहीं होते सबके पास, अपनी समीक्षा कर सकते हो, तो जानोगे कि उसमें से मैक्सिमम कंटेंट ऐसा है जैसे फाड़ के फेंक देना चाहिए। अब जो नहीं फाड़ के फेंकने लायक है ना, उसको रख के बाकी सारा हटा के फिर से लिखना शुरू करो। इस प्रोसेस में भी आपके 15-20 दिन लगेंगे। 1-1.5 महीने बाद यही चीज दोहराओ। कम से कम 3 बार अपना लिखा पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप तीसरी बार पढ़ लेते हो तब आप, और हाँ, उससे पहले, उससे भी पहले, ये तो मैंने बताया कि जब आप लिखने बैठे हैं उसके बाद प्रकाशन तक का सफर से पहले, ये प्रिकॉशन आपके लिए बहुत जरूरी है। उससे भी पहले जरूरी है कि आप कम से कम जिस भी जॉनर में आप लिखना चाह रहे हो, जिस भी श्रेणी में आपको लिखना पसंद हो, चाहे वो प्रेम कहानियां हो, चाहे लघु उपन्यास हो, चाहे क्राइम फिक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, संस्मरण लिखना चाह रहे हो, उस विधा से जुड़ी हुई कम से कम नहीं तो 50-60-100 किताबें पढ़ो जरूर। क्योंकि आपकी नजर में आपको जो लग रहा है ना वो बहुत यूनिक कंटेंट है और बहुत खूबसूरत है और बहुत बढ़िया है, कोई बड़ी बात नहीं, उससे पहले 50-100 लोग उसे लिख चुके हो। तो अपने ज्ञान चक्षु खोलने बहुत जरूरी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कम से कम चांसेस रह जाएं प्रकाशन से, ठीक ठाक प्रकाशन से रिजेक्ट होने के कम से कम चांसेस रह जाएं। अब जब आप पढ़ चुके हैं, किताबें खूब पढ़ते हैं, आपको शौक है, आपने अपना उपन्यास लिखना शुरू किया, आप काल्पनिक लिख रहे हैं, फिक्शन लिख रहे हैं, आपने बताया पहली बार रीड कर ली आपने, 15 दिन का गैप दिया, दूसरी रीड कर ली, फिर एक तीसरी रीड की। तीसरी रीड में आप एक कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे, एक निर्णय पे पहुंच जाओगे कि हाँ अब ये जो है मेरा ये छपने लायक हो गया है। अब आप प्रकाशकों को, अब तो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत आसान हो गया प्रकाशकों तक पहुंचना। बाकी बड़े प्रकाशक जो हैं, जो बड़े से मेरा मतलब जो बहुत पुराने 100-100 साल पुराने प्रकाशक हैं, उनके ईमेल एड्रेस भी अवेलेबल होते हैं उनकी वेबसाइट पर। उनको भेजना शुरू कीजिए, उनको भेजिए, और जब तक उनका जवाब नहीं आता है एक सर्टेन टाइम पे रिमाइंडर भी डालिए। कोशिश ये कीजिए कि आपने अगर अपने लिखे में इतनी मेहनत की है तो आपको इसका कोई पैसा ना देना पड़े, 1 रुपए भी आपको ना देने पड़े। अब बाकी प्रकाशनों का मैं उतना नहीं जानता हूँ, तो साहित्य विमर्श की बात करता हूँ। अब सपोज हमारे पास एक क्या नाम है, 5 से 10 हजार शब्दों का एक छोटी पांडुलिपि आती है, एक हिस्सा आता है उसका। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कहानी से भी पहले कि लिखा कितना साफ सुथरा है। जब कोई आप, अनमोल, आप ही जब अपना लिखा 2 से 3 बार पढ़ोगे ना, तो आपको दिखने लग जाएगा कि काफी चीजें जो थी वो गलत थी। फ्लो में सबके साथ होता है, वो एडिट हो जाती है। लगान जैसी फिल्म के 7 ड्राफ्ट बने थे, सोचिए। आशुतोष गवारिकर जो इतने बड़े फिल्म मेकर है, उन्होंने 7 ड्राफ्ट में काम किया था, और जबकि उनका जो पहला ड्राफ्ट था 200 पेज से ऊपर था। 200 पेज का स्क्रीन पर लिखने में सोचिए कितना समय लगता होगा। लेकिन बड़े बड़े राइटर ये चीज करते हैं कि अपनी चीज को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते हैं। तो जब आप प्रकाशक के पास ऐसी पांडुलिपि पहुंचती है जिसमें उन्हें दिख जाता है कि यहाँ पे मेहनत की गई है, तो वो उसे कंसीडर करने के लिए सोचते हैं। अब ये आता है कि आपने जिस भी चीज के लिए लिखा है, जब आप पहले इतनी किताबें पढ़ चुके हैं तो आप जान चुके होंगे कि वो यूनिक कंटेंट कितना है, उसमें यूनिकनेस कितनी है। देखिए, 2 तरीके की लेखन होता है। एक तो वो होता है जो हकीकत है, जैसा हमारा समाज है, इसी में जुड़ी हुई कोई नई कहानी। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस यूनिवर्सिटी है, दिल्ली दरबार, अभी हम बात कर रहे थे बनारस टॉकीज की, बनारस टॉकीज को उदाहरण ले लेते हैं। बनारस टॉकीज में, हाँ, एक वो दुनिया है जो हमें पता है कि बनारस को हम जानते हैं, वहां के लोगों को भी जानते हैं, सब कुछ हमारे दायरे में, सब कुछ हमारी सोसाइटी में, इसी में से निकली एक अलग कहानी, एक यूनिक कहानी, ठीक है, जो इससे पहले नहीं लिखी। एक तो ये होता है। दूसरा लेखन का तरीका होता है कि पूरी तरीके से अलौकिक, जो J.K. रोलिंग ने लिखा है हैरी पॉटर, वो दुनिया ही अलग है। अब आप दुनिया अलग करने की हिम्मत तब रखें जब आप उतनी डिटेल्स तक जा सकें। इसमें आपको रिसर्च की जरूरत नहीं है, इसमें कल्पना शक्ति की जरूरत है। जो पहला तरीका है, जो कदरन आसान है, उसके लिए आपको रिसर्च की जरूरत है। तो जो भी आपका लिखा है उसमें रिसर्च वर्क जरूर हो, क्योंकि हमारे जैसे जो हमारे पास एडिटर्स हैं वो रिसर्च करते हैं, वो बाकायदा पता लगाते हैं कि आपने अगर ये चीज लिखी है कि इस यूनिवर्सिटी में ये होता है और इस तरफ का गेट बंद रहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, वो चेक करें उससे। और क्योंकि हम तो पूरे देश में ही हम लोगों के पार्टनर्स बैठे हुए हैं, तो हम वो कोई बड़ी बात नहीं, किसी ना किसी से पूछ भी लें। हम SMPNC अपने आप में 500 लोगों का टोला है, सुरेंद्र पाठक साहब को जो पढ़ते हैं, तो सब का ही साहित्य विमर्श है। तो हम किसी से भी पूछ सकते हैं कि वहां पर जो चीज है, हमें एक फैक्ट चेक करना है, वो है कि नहीं। तो इससे आपकी कहानी की ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। इसके बाद जैसा मैंने बताया कि आप कोशिश करें बिल्कुल आखिरी स्तर पर हो, जब आपको ये लग जाए कि नहीं मुझे छपना ही है। क्योंकि अगर आपको 5 से 6 महीने में हर प्रकाशक की तरफ से जो पैसे नहीं लेते हैं, जो
ट्रेडिशनल पब्लिशर्स हैं वो रिजेक्ट कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कमी हो सकता है कि आपके लेखन में हो। हाँ, फिर भी मत माने, कुछ चीजों को उनसे इनपुट्स लें, कुछ अपने सीनियर्स को दिखाएं, कुछ लोगों को पढ़ाएं। अगर किताब रिजेक्ट हो रही है आपकी, 2-3 बार रिजेक्ट हो गई हो, तो आप अपने कुछ सीनियर्स को पढ़ाएं, कुछ हिस्सा पढ़ाएं और उनसे पूछें कि कहाँ कमी आ रही है, उसको फिर चेंज करें। इन सब चीजों में सबसे जरूरी है सब्र का होना। पेशेंस इज मस्ट। पेशेंस हद से ज्यादा रखें, अपनी किताब छपाने का बिल्कुल भी लालच मत करें। उदाहरण के लिए मुझे ले, मैं 2020 से प्रकाशन है हमारा, 2 साल हो गए, मुझे तो अब तक अपनी किताब लाने की कोई जल्दबाजी नहीं हुई है और हो सकता है कि वो इस साल भी ना आए। क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आज तो इस इंटरव्यू के थ्रू काफी बहुत दूर तक ये बात शायद जाए, क्योंकि मेरे यार दोस्त तो जानते ही हैं, मैं हरी बोल के ड्राफ्ट को 81 बार पढ़ चुका हूँ। और जितनी बार पढ़ता हूँ, वो करीब 55,000 शब्दों की पांडुलिपि है, जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी बार कुछ मेजर चेंजेस हो जाते हैं। तो मेरे कुछ साथी दोस्त हैं, पार्टनर्स हैं, वो कहते भी हैं कि तुम इतना चेंज कर चुके हो कि तुमने उसे शिप ऑफ थीसिस बना दिया, असली कहानी साइड हो गई, खत्म हो गया। मुझे उसमें भी हर्ज नहीं है, क्योंकि देखिए, जब तक एक लेखक के नाते आप खुद संतुष्ट नहीं होंगे ना अपनी कृति से, तो सामने वाला हो ना हो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आपकी किताब बहुत बेकार गई, कोई नहीं खरीदी, किसी ने भी नहीं खरीदी, 2 किताब बिकी हैं, एक आपने खरीदी, एक आपके पिताजी ने खरीदी, फिर भी आपको संतोष होगा कि आपने जो मेहनत की थी वो आपके लिए जस्टिफाइड थी, आपको चीज पसंद थी। किसी के भी कहने से कि वो किताब खराब है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बताता हूँ, चक पेलन की एक किताब आई थी, फाइट क्लब। वो जिस वक्त आई थी वो किताब फ्लॉप थी, जिस वक्त फिल्म आई थी वो फिल्म फ्लॉप थी, लेकिन आज की तारीख में वो दुनिया की बेस्ट सेलर्स में से एक है। कुछ किताबें समय के बाद चलती हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने कंटेंट से सेटिस्फाइड हो। तो ये जर्नी है, काफी लंबी है, अच्छा, सब्र रखना है इसमें। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा, जिसकी आपने बताया कि प्रकाशक को भेजें, तो लेखक ऐसे में तय कैसे करें कि मुझे किस प्रकाशक को भेजना है, किस प्रकाशक को नहीं भेजना है, क्योंकि बहुत सारे प्रकाशक हैं हमारे देश में ही, ठीक है, तो उसमें तय कैसे करें कि हमें साहित्य विमर्श को ही भेजना है या हमें साहित्य विमर्श को नहीं भेजना है, तो इसके लिए कुछ आप बताएं किस तरीके से। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है तय करने की। मैं कहता हूँ कि आप किसी भी तरीके से प्रेजुडिस होकर, पूर्वाभास से ग्रस्त होकर मत जाइए। आपको जो प्रकाशक पसंद हो, ये सजेशन देने वाले शायद मैं गिने चुने लोगों में से होऊंगा, जो प्रकाशक आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लग रहा है, आप उसको भेजिए। अगर आपकी रचना 4-5 तरफ से अप्रूव हो गई है, तो सबसे पहली संतुष्टि तो आपको ये होगी कि आपने लिखी चीज दमदार है। सबसे पहले तो आप ये जान लेंगे कि आपकी चीज में दम है। अगर आपकी चीज में दम है तो आप एडवांस लेने की भी हिम्मत कर सकते हैं, आप लोगों से ये डील कर सकते हैं। भाई देखिए ना, अनमोल, सीधी चीज है, व्यापार, इसको व्यापार की तरह समझिए। आप एक चीज लेकर आए हैं जो आपके पास अच्छी है, अब आप 2 दुकानों पे भी जाइए, 3 पे भी जाइए, 4 पे भी जाइए, जिसको उसकी सही वैल्यू पता होगी वो उस चीज को खरीद लेगा, और खरीदने से पहले को आपको अच्छा पैसा दे दे। तो जो भी आपको प्रकाशक अच्छा लगता है, लुभावना, कभी मत सोचिए कि यार ये तो इतना बड़ा प्रकाशक है, मैं पहली बार छाप रहा हूँ, पहली बार छपने में आ रहा हूँ, मैंने इससे पहले कुछ लिखा नहीं, मुझे कोई जानता नहीं, कहीं ऐसा ना हो ये मुझे रिजेक्ट कर दें। वो आपको रिजेक्ट करें, उससे पहले आप खुद को रिजेक्ट मत करिए जी। और ये कॉन्फिडेंस, ये क्लैरिटी आपके मन में तभी आएगी जब आप अपनी पांडुलिपि से संतुष्ट होंगे, जब आपको पता होगा कि वाकई आपने चीज पे मेहनत की है और बीती 100 किताबों में तो कम से कम ये चीज नहीं पढ़ने को मिली है। ये जो क्लैरिटी है ना, ये आप तभी ला पाएंगे अपने अंदर। तो इसीलिए बताया, ये पहले स्टेप पर वापस आइए, पढ़िए खूब। हमारे अच्छा, एक राजीव चीज। रोशन जी की मैं बात करूं, इस पढ़ने की बात जी। से छिड़ी, तो राजीव रोशन, हाँ बताइए बताइए नहीं नहीं, पहले आप बात पूरी कर बताइए लीजिए, राजीव शर्मा, एक चीज। राजीव जी वाली बात पूरी बात कर लीजिए आप पहले, फिर मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, राजीव जी का मैं ये बता रहा था कि राजीव रोशन जी ने 8 लिखने से पहले 400 किताबें पढ़ी, उससे मिलती जुलती क्राइम फिक्शन, और 300 किताबें उन्होंने अलग निकाली, जिनसे उन्होंने कोट्स लिए, जिनसे उन्होंने रेफरेंसेस लिए। फॉर एग्जाम्पल कि ग्लॉब गन क्या होती है, इसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी पहले बटोरी, रिसर्च वर्क लोगों के पढ़े, उसके बाद वो अपनी किताब लेकर आए। तो एक किताब के पीछे मेहनत कितनी लगती है, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। जी। एक किताब, ये कहना चाहता था। एक सीरीज मैंने भी इस तरीके की पढ़ी, सौरभ कुदेसिया जी की हम्म स्तुति, आवाहन और आहुति, वो सीरीज उनकी चल रही है अभी, हिंदी हम्म, युग रेड पब्लिकेशन से सुना मैंने। प्रकाशित है। तो उन्होंने जब पहली किताब अपनी लाए, वो आवाहन, तो उन्हें 12 साल का समय लगा उस किताब को लाने में, तो उन्होंने इतना रिसर्च वर्क किया था। बाप रे। अच्छा, मैं एक चीज मैं आपसे ये जानना बिल्कुल। चाह रहा था कि
आज जी। के समय व्यक्ति कहता है कि प्रेम कहानियां बहुत ज्यादा लिखी जा रही हैं, कोई कहता है कविताएं बहुत ज्यादा लिखी जा रही हैं, कोई कह रहा है कि उपन्यास बहुत ज्यादा लिखे जा रहे हैं, हम्म, कोई कह रहा है आत्मकथन बहुत ज्यादा लिखे जा रहे हैं। तो इस समय ऐसे में जो लेखक है वो किस तरीके से सोचे कि वो क्या, उसे कौन सी विधा लानी चाहिए, जो पाठक पढ़ेगा तो किस तरीके से विधा तय करे वो, मैं तो या फिर कौन से, कहूंगा दो तरीके के लिए। या, या कौन सी हम्म, विधाएं ऐसी अभी है हिंदी साहित्य में जिन पे कम काम किया जा रहा है, जिन पे व्यक्ति कर सकता है? ये दो अलग अलग सवाल हैं अनमोल, दोनों के जवाब जी। देता हूँ। जी। पहली चीज तो ये, लेखक दो किस्म के होते हैं। एक वो जिन्हें छपास आई है, बहुत जोर से छपने का मन है, वो ये ढूंढेंगे कि किस विधा में लिखना जरूरी। जैसे मुझे नौकरी चाहिए, मान लीजिए मुझे कोई जॉब चाहिए, तो मैं जाऊंगा ना, मुझे कहीं जॉब दे दो, मैं बाद में पूछूंगा काम क्या है, मैं पहले कहूंगा सैलरी क्या है। जी। ऐसे लोग, सब तो नहीं लेकिन ऐसे लोग अमूमन ये होता है कि जहाँ हैं वहीं रहते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हिल डुल लेते हैं। दूसरे होते हैं जो कमर्शियल लिखना चाहते हैं, वो ये इसी श्रेणी में, वो ये चाहते हैं कि क्या है सामने वाले के पास, क्या रिक्वायरमेंट है, मैं उस हिसाब से लिखूंगा। लेकिन मुझे छपास नहीं आई है, मैं सीखा सिखाया समझा बुझा अपनी, जैसे कहते हैं ना, कला में निपुण जी। हो रहा हूँ, तो मैं सीखना भी चाहता हूँ और जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो करना चाहता हूँ, जो अभी आपने बताया। ठीक है, अंधा चुप्की नहीं बैठना चाहता हूँ। जी। तीसरे किस्म के होते हैं जो सिर्फ वो लिखते हैं जो उन्हें पसंद है, जो उनके मन में है ना वो लिखते हैं। तो ये तो आपके पहले सवाल का जवाब हुआ कि जो आप, जो पहले मतलब तीसरे नंबर वाले हैं, जो ये सिर्फ अब बहुत कम रह गए, जो सिर्फ वो हम्म। लिखते हैं जो उनके मन में है कि हमें ये हम्म। लिखना है, इससे मतलब नहीं क्या विद्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, छापेगा कोई, छापेगा नहीं, छापेगा नहीं छापेगा। ठीक है, इनको देर भले ही लगे, लेकिन अगर ये मेहनत कर रहे हैं तो इनके कंटेंट, जैसे भी आपने बताया एकदम से वो सीरीज आई है, इनका कंटेंट चलेगा, आएगा, लाइमलाइट होगा। ठीक है, क्योंकि अपने मन को कर रहे हैं और अपने मन को बहुत समय दे रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। जो दूसरे वाले हैं वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं काम पा लेते हैं, क्योंकि सही मायने में इतनी ज्यादा मार्केटाइज हो गया, हर चीज इतनी ज्यादा कमर्शियल हो गई है कि वाकई ऐसे राइटर्स की जरूरत है। अगर कोई डायरेक्ट मुझसे सलाह ले तो मैं उससे बता दूं कि वाकई है, अगर आप बिल्कुल ड्यूटी आवर्स की तरह लिखना चाहो, सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक लिखने लायक भी काम मिल रहा है इस वक्त, अगर आप इतने पंक्चुअल हो तो उनके लिए भी काम है। ये जो पहली वाली श्रेणी है ना, जो अब ज्यादा है इसलिए उसको पहले नंबर पे रखा है कि जी। छप बस छाप दो, हमें कुछ छाप दो, हम भले 2 साल में एक लेकर आए। जो कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं कि भैया एक किताब छपवानी है, कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, मैंने कुछ नहीं लगेगा, किताब कहाँ है। फिर वो भी सोच रहे हैं किस चीज पे लिखना चाहिए, आप बता दो, उसी पे लिख देंगे, ऐसे मतलब लिख देंगे जैसे जेब में पड़ी है कहानी, वो कागज पन्ने सीधे करने और पकड़ा देंगे। इन्हें स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा, इन्हें जो हकीकत है उससे धीरे धीरे परिचित होंगे, समय लगेगा। अब आपके दूसरे सवाल का जवाब कि क्या ऐसा है जो इस वक्त नहीं है, तो उसमें बहुत सीधा सरल सा जवाब है कि इस वक्त हॉरर और मिस्ट्री, तो फिर भी हॉरर बहुत कम है, और क्वालिटी का तो बहुत ही कम। एक विक्रमी दीवान जी हैं, वो इस जी, वक्त विक्रम हॉरर तिवारी। नॉवेल्स लिख रहे हैं, तो वो भी, हाँ वो भी इंग्लिश में लिख रहे हैं, वो हिंदी में जी। ट्रांसलेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से इस वक्त अच्छा हॉरर जिसे कहूंगा कि मैं एक श्रेणी जिसे कहते हैं कि हाँ पढ़ने मजा आया, सिर्फ हॉरर नहीं। मैंने एक हॉरर पढ़ी थी, मुझे उसमें इतना अच्छा प्रसंग लिखा हुआ था कि अमावस की रात को पूरा चांद निकला हुआ था, उस किस्म का हॉरर नहीं। हाँ, अमावस की रात में उसमें लिखा हुआ है कि अमावस की रात में पूरा चांद निकला हुआ और चुड़ैलें शमशान घाट के अंदर नाच रही। शमशान घाट में कब निकल आई हैं, मतलब कोई किस सेंस है इस तरह? बात का? हाँ, मुझे बहुत जबरदस्ती सर पे बंदूक रख के पढ़वाया गया था, तो फिर मैंने उसका रिव्यू किया था। तो इस तरीके का नहीं, फिर आप स्टैंडर्ड लिखें, जैसे अभी मधुबाला आई है कृपा शंकर जी। जी की, जी। कृपा शंकर मिश्र खलनायक जो है, उन्होंने जी। मधुबाला में मेहनत की, आप पढ़ेंगे ना तो डिटेल्ड है, और ऐसा आज की डेट में नहीं है। अगर वाकई कोई सीरियस एक टॉपिक लेके लिखने की कोशिश करना चाहता है तो पहले पढ़े खूब हॉरर, और खास तौर से मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि ब्रिटिश हॉरर पढ़े। ब्रिटिश नॉवेल्स जी। जो हॉरर की हैं वो अच्छी हैं, उसमें काफी कंटेंट ऐसा है जो आपको मिल सकता है, लेकिन जब लिखे तो उस चीज को दिमाग से हटा के निकलेगी उसने क्या पढ़ा था, उसमें से एक आइडिया ले, उसकी नकल ना करे। कि हमारा जो चलन है, हमारे यहाँ जो परिवेश है, हमारे यहाँ जो मौसम है, वो ब्रिटेन से बहुत अलग है ना। तो ये मैं कहूंगा कि अगर वाकई ऐसा है तो लिखने के लिए इस वक्त हॉरर, फैंटेसी, फैंटेसी में तो फिर भी किताबें कुछ आ रही हैं, विवेक जी, विलास दत्ता भी ला रहे हैं, लेकिन जी। हॉरर में कमी है, हॉरर आना चाहिए। अच्छा, एक साहित्य विमर्श एक का एक, साहित्य विमर्श का मैं बताना चाहूंगा, साहित्य विमर्श की एक हमने कंपटीशन तो नहीं, लेकिन हाँ एक आह्वान किया हुआ है कि अगर कोई हॉरर लिखना चाहता है तो 15,000 शब्दों तक, 15 से 20,000 शब्दों में अपनी कहानी दे सकता है, और हम संकलित करके कहानी संग्रह छापने के इच्छुक हैं हॉरर स्टोरीज का।
अच्छा, एक सवाल मैं ये भी जानना चाहूंगा, या एक चीज मुझसे एक पाठक ने या एक लेखक ने पूछी थी कि मैंने उसे एक सजेशन दिया कि आप किताबें पढ़िए, तो किताबें पढ़ने से आपको लेखन के लिए समझ मिलेगी। तो उसने कहा कि अगर मैं उसी जॉनर की किताबें पढ़ता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं उससे छायाचित हो जाऊं, या मैं उससे इतना ज्यादा प्रभावित हो जाऊं कि मैं वैसा ही लिख दूं। तो इस तरीके से लेखक कैसे बचे कि उस जो पढ़ रहा है उसी को अपनी किताब में ना लिखे। मैंने जो अभी आपको बताया ना कि अपने लिखने के बाद 15 दिन तक उसे बंद करके रख दो, जी। और 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, बल्कि कई बार मैं अपने स्क्रीन पे तो 1 महीने बाद पढ़ता हूँ, ये इसी चीज से बचने के लिए। क्योंकि इतनी फिल्में देखते हैं हम लोग, इतना मतलब आप समझ रहे हैं, इतना कुछ सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, तो हमारे छाप पानी तो देखो कॉमन है। लेकिन हम्म। वो जो आप 15 से 20 दिन बाद पढ़ोगे ना, और ईमानदार हो, तो यकीन मानो कि आप अपनी कमी पकड़ लोगे कि कहाँ पर आप मैच हो रहे हो। देखो कहानी तो घूम फिर के वही है। किसी का जी। लेखन का तरीका आप जरूर 100%, 101% आप कॉपी कर सकते हो। तो वो आप जब 15 से 20 दिन बाद, 30 दिन बाद पढ़ोगे ना, लिखते टाइम इतना मत सोचो कि किसको कॉपी कर हम्म। रहा है किसको नहीं कर रहा है। लिखने के बाद उसे पढ़ोगे तो जज कर लोगे कि चेंज क्या करना है। ये बेस्ट तरीका है, मेरे लिए तो हमेशा इस काम बात से आता मैं है। भी सहमत। जी, मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जो कहानी है वो कहीं हम्म। ना कहीं लिखी जा चुकी है या लिखी जा रही है, तो हम कुछ नया नहीं लिख रहे हैं, बस तरीका हमारा बदला हुआ है। एक जो आपने पहले प्रकार के हम्म। लेखक बताए कि जो कहते हैं मैं छाप दो बस, तो ऐसे ही घटना मेरे साथ भी हुई। एक एक पाठक बताओ ने बताओ। कहीं, एक लेखक ने हम्म। मतलब लेखक कहेंगे वो, क्योंकि अब वो लिखने के लिए आ रहे हैं। तो मेरा नंबर कहीं से हम्म। निकाला, मेरे पास रात में 11 साढ़े 11 बजे फोन लगाया। ठीक है। तो उस समय मैं सोने जा रहा था, तो मैंने पूछा हाँ कौन, तो बताया किस हम्म। तरीके से। तो सबसे पहले तो उसने मेरी तारीफ करना शुरू किया कि भैया आपकी किताब बहुत हम्म। अच्छी लिखी है, बहुत अच्छी लगी है। तो हाँ। मेरी किताब में 3 कहानियां थी, तो मैंने पूछा कौन सी कहानी अच्छी लगी, तो बोले मैंने किताब पढ़ी नहीं है अभी आपकी। ठीक है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो वो बोले भैया एक बात जाननी थी मुझे आपसे। तो मैंने तो रात के 11 साढ़े 11 बजे व्यक्ति फोन लगा रहा है, कोई इंपॉर्टेंट बात जाननी होगी। मैंने कहा क्या जानना है, तो हाँ। वो बोले मुझे जानना है कि मैं अपनी किताब कैसे प्रकाशित कराऊं। ठीक है। हम्म। तो मैंने सबसे पूछा पहले पूछा क्या लिख रहे हो। तो बोले एक कहानी मेरे दिमाग कहानी है एक। ठीक है। मैंने कहा एक कहानी तो वो तो उपन्यास हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, बोले अभी मैंने लिखी नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कुछ कैसे लिखना है। तो बताइए, व्यक्ति को रात के 11:30 बजे फोन लगा के वो ये पूछ रहा था उससे कि मेरे दिमाग में कहानी आई है, मैं कैसे इसको लिखूं। हम्म। तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं। अच्छा, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, और जो पाठकों ने और मिलते लेखकों ने रहते हैं। बहुत ज्यादा पूछा है हम लोगों से कि आप लोग एक वितरक के रूप में भी काम करते हैं। शिमला फेस्टिवल में आपका हम्म। काफी अ, अच्छा हम्म। जलवा रहा है, जितने भी पाठक देखने को या जो लेखक देखने को मिले। झंडा तो ऊंचा रहा है। ठंडा ऊंचा आप लोगों का रहा था। तो ऐसे में जब आप किताबें दूसरे प्रकाशक की भी आप अपने हाँ। स्टॉल से बेचते हैं, तो किस तरीके से अन्य प्रकाशक का लेखक आप तक अपनी किताबें भेज सकता है, किस तरीके से भेजे, और क्या उसकी पूरी प्रोसेस है। इस मामले में भी सेम चीज है कि या तो हमारी जो फेसबुक पेज है या इंस्टाग्राम पेज है, और या मेरी प्रोफाइल सिद्धार्थ अरोड़ा शहर के नाम से है, हिंदी में लिखा हुआ, मुझे डायरेक्ट बोल दें या मेरे पेज पर मैसेज डाल दें कि हमारी ये किताब है, ये आई है, और इसका इतना एमआरपी है, ये मेरा परिचय है, और मैं अपनी किताब जो है आपके पटल पर रखवाना चाहता हूँ। और एक बार उससे पहले कोशिश ये करें कि देखिए, जैसे आपने बात बताई ना कि किताब लिखने से पहले लोग पूछते हैं कि छपेगी कैसे, इसलिए साहित्य विमर्श पे रखने से पहले एक बार साहित्य विमर्श की कार्ड देख लें। हाँ, ई स्टोर जो है एक बार देख लें कि यहाँ कैसे किताब होती है, क्या होता है। तो उसके बाद मुझसे बात करें एमआरपी वगैरह चीजों पे। मैं ही इसमें, मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि और किसी के नहीं, सिर्फ मैं ही इस चीज में अभी जिससे भी जो भी डील हो रही है, जो भी बात हो रही है, वो मैं ही कर रहा हूँ। तो मुझसे संपर्क करें सीधे, और किताब भेज दें। जो भी हम लोग जिस तरीके से तय करके हम बात करेंगे डिस्काउंट्स वगैरह पे, वो भेज दें। सिंपल है, कोई ऐसा अभी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो मतलब सभी विधाओं की किताबें आप लोग स्वीकार करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम अपनी ई मार्ट पे हम अपनी जो साल की 20 किताबें छाप सकते हैं, 22 छाप सकते हैं, 25 छाप सकते हैं। लेकिन आप बताइए अनमोल, अगर आपको एक किताब की दुकान पे आपको सिर्फ 20 किताबें दिखें, आपके पास मुझे पीछे ही कम से कम 100 किताबें नजर आ रही हैं, ऊपर नीचे सब मिला के, है जी। नहीं? तो आप जी। खुद सोचिए, मेरे अपने पास जो कलेक्शन है, मेरे पास करीब 1400 किताबों का कलेक्शन है। अब अगर अपनी ई मार्ट पे साल में सिर्फ 20 किताबें रहेगी तो कौन आएगा उस दुकान पे घूमने? जी, कोई तो नहीं एक तो आएगा। ये भी वजह है कि हम किताबें, हम चाहते हैं कि सबकी किताबें रहें। और फिर देखिए, ये भी होता है हर प्रकाशक से, इसमें किसी प्रकाशक की गलती नहीं है।
कुछ किताबें जो हैं वो चलती हैं तो और चलती चली जाती हैं, कुछ किताबें अच्छी जी। होते हुए भी नहीं चल पाती तो बैठ जाती हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि किताबों को रोटेशन में लाया जाए। कोई किताब किसी की देखेगा, कोई किसी की देखेगा, तो शायद उनकी किताब भी दिख जाए जो अमेज़न पे नहीं उतनी स्पीड बना पाई है, या किसी और पटल पे किसी और क्या नाम है, प्रकाशक खुद उस पे इतना ध्यान नहीं दे पाया। तो हमारी कोशिश होती है कि धीरे-धीरे और हर तरीके की किताबें मिल जाएँ। हर विधा की किताब वहाँ पर मिल जाए, ये एक मेन कोशिश होती है। और आपने देखा ही होगा, आप बता भी सकते हैं अपने दर्शकों को, कि डिस्काउंट रेट आपने देखा ही है कितना-कितना जी, होता है। उसमें डिस्काउंट बहुत अच्छा डिस्काउंट 35% 40%, मतलब हमें जो मिला हमने सब दे दिया। वो सिर्फ़ इसलिए होता है कि भई इसमें कमाना कुछ नहीं है, कमा सकते भी नहीं है। ये छोटी-छोटी ₹100-50 की कोई चीज़ में कोई ऐसी इनकम नहीं हो सकती। लेकिन इसके पीछे मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एंगेजमेंट, जब आएँगे, देखेंगे, औरों की किताबें भी होंगी, हमारी किताबें भी होंगी, तो एक रूटीन बन जाता है। जैसे अमेज़न पे बहुत से लोग हैं, मैं खुद हूँ, आप भी होंगे, कि कई बार हाँ, अमेज़न सिर्फ़ खोल के देख लेते हैं कि लाओ कोई किताब आई क्या कुछ नया, हाँ। नीचे दिख और गई कई तो बार हमने खरीद ली। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई किताब खरीदने जाते हैं और दूसरी किताब दिख जाती है तो एक साथ कार्ट में डाल के 3-4 किताबें ऑर्डर कर दी हाँ, जाती हैं। हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल, तो यही चीज़ है। बताइए। मैं विशेष रूप से आपसे जानना चाहूँगा, कुछ ऐसी किताबें हुँ, और कुछ ऐसी फ़िल्में जो आप हमारे हुँ। जो दर्शक और पाठक देख रहे हैं, उन्हें आप सपोर्ट करना चाहें? मैं देखिए, फ़िल्मों के मामले में तो मैं एक बार की फिर भी बोल दूँ, किताबों के मामले में सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है। जो आपके किताब हिसाब किसी को से जो बहुत अच्छी है, बड़ी, मैं बताता हूँ, मैं आपको जो वही बात पसंद पे है? आ रहा हूँ। जी। बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। लेकिन थोड़ा प्रोफाउंड सा आंसर है ये, कि किताबें जैसे हैं वो सबकी अपनी-अपनी पसंद होती है। हो सकता है कि जो चीज़ मुझे पसंद आए ना, हुँ, 1 सेकंड ज़रा लाइन पे रहना। हाँ, तो किताबें जो होता है, मैं बता रहा था कि सबकी अपनी-अपनी पसंद की होती हैं। मतलब शुरुआत अगर करना चाहें तो सबको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अपनी उम्र के हिसाब से, अगर जैसे आप हमारी वाली एज में थोड़े कम हैं, 20-22 साल, 23 साल की, 25 साल की एज में, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलॉग्स पढ़ें। ट्रैवलॉग्स और बहुत पढ़ने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि जो नए लोगों ने लिखा है, उनको पढ़ें। गंभीर साहित्य जो है, ये देखिए, जो आप बहुत मशहूर लेखक हैं, वो तो आपके कोर्स में भी आ जाते हैं। निर्मल हुँ, वर्मा आदि आपके कोर्स में भी आ जाएँगे, लेकिन कोशिश करें कि धर्मवीर भारती जी हो गए, या इन लोगों को पढ़ने के लिए ज़रा समय लें। मैंने देखा है बहुत से बच्चे जो अभी 17-18 साल की उम्र में हो, गुनाहों का देवता पढ़ रहे हैं, और फिर वो डिप्रेशन में जाना उनका लाज़मी है। क्योंकि वो खुद को और कहानी को अलग-अलग रखने की अभी पोज़ीशन में नहीं आए। अभी किसी भी कहानी का इम्प्रिंट उन पे बहुत डायरेक्ट पड़ता है, बहुत जल्दी पड़ता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि गुडरीड्स नामक एक वेबसाइट है, जैसे आईएमडीबी पिक्चर्स के लिए ऐसी गुडरीड्स है। आप उस पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलॉग सर्च करें। अगर हुँ, आपको ये लगता है कि जैसे पढ़ने में आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, या पढ़ते टाइम आपका एक एकाग्रता नहीं हो रही है, बहुत से लोगों के साथ दिक्कत होती है कि 20 पेज पढ़े, उसके बाद बोर हो गए, हट गए। तो कोशिश करें क्राइम फिक्शन पढ़ें, हुँ, ढूँढ-ढूँढ के पढ़िए। मैं किसी का नाम सजेस्ट नहीं करूँगा, जो आपको लगे कवर अट्रैक्टिव लग रहा है, रेट बहुत रीज़नेबल है, क्राइम फिक्शन पढ़िए, हुँ, कॉलेज स्टोरीज़ पढ़िए। हुँ, ऐज जो होती है बहुत मैटर करता है। ऐज से मेरा मतलब सिर्फ़ नंबर ऑफ एजेस नहीं है, मेरा मतलब एक्सपीरियंस से भी है, लाइफ़ एक्सपीरियंस से। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी अगर 22 साल की उम्र में कॉलेज से निकला है, तो यकीन मानिए उसके लिए ज़िंदगी अब शुरू हुई है। घर की पैम्पर्ड लाइफ़ से, जिसे कहते हैं ना कि हमने अब जॉब शुरू की है, उससे पहले तो घर के पैसे चल रहे हैं, तो एक अलग लाइफ़ है। अब हुँ, अब तक हमें वो लोग मिल रहे हैं जो हमें सीधे डिनाई नहीं करते हैं किसी चीज़ को। हमें वो लोग मिले जो सीधे रिजेक्ट नहीं करते हैं। जब हम कमर्शियल लाइफ़ में आते हैं, जब हम मार्केट में एक तरीके से कहते हैं उतरते हैं, तो हमें वो लोग मिलते हैं जो हमारा कोई लिहाज़ नहीं करते, जो हमें एक्चुअली बताते हैं कि हमारी कोई ख़ास वैल्यू है नहीं। हुँ, इस समय जो किताबें पढ़ने वाली होती हैं, वो अलग होती हैं। और यही चीज़ मैं आपको बताऊँगा सिनेमा के लिए। ये होता भी है, देखिए, जब हम छोटे होते हैं, तो हमें ज़्यादातर टून मूवीज़ या एडवेंचर फ़िल्म्स अच्छी लगती हैं। यही चीज़ करनी चाहिए किताबों के साथ भी। अभी जैसे मैंने रिसेंट में चाँद का पहाड़ पढ़ी थी, मैं सबको सजेस्ट कर रहा हूँ, जबकि वो किताब के हिसाब से जो श्रेणी है वो किशोर साहित्य है। 15-16 साल, 20 साल के लोगों के लिए है। लेकिन मैं खुद 30 साल में, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। क्यों लगी? क्योंकि उसमें एक बहुत संतुलित भाषा शैली के साथ एक अच्छा ट्रैवलॉग लिखा हुआ है, और अच्छा एडवेंचर डाला हुआ है उसमें। कि एक तरफ जान भी अपनी बचानी है, अपनी लाइफ में कुछ अचीव भी करना है, पैसा भी कमाना है उस आदमी को। अफ्रीका जैसी जगह में एक लड़का फँसा हुआ है जिसको वहाँ की भाषा भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो ऐसी चीज़ें जब आप अर्ली एज में पढ़ेंगे, तो आपके अंदर सबसे पहली चीज़ ये आएगी कि मुझे भी कुछ करना है। समझ रहे हैं? तो हुँ, ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके की मैं फ़िल्म में भी कहूँगा, फ़िल्म कोशिश करिए कि आप स्पोर्ट्स फ़िल्म देखें, एडवेंचर फ़िल्म्स देखें। हुँ, अर्ली एज में एक्शन फ़िल्म्स देखने से बचना चाहिए। फिर उसका रीज़न मैं बताता हूँ। जब एक 16-17 साल का लड़का बहुत ज़्यादा एक्शन फ़िल्म्स देखता है,
तो जब भी आप कुछ देख रहे हैं, खासतौर से विजुअल से, बहुत जल्दी उसको दृश्य में भी दिखाया था ना, बहुत जल्दी उसको अडॉप्ट करते हैं। ऐसे में बहुत हद तक चांसेस हो जाते हैं कि आप जो है थोड़े से वॉयलेंट हो जाते हैं। आप हर वक्त, जैसे मैं आपको बताऊं, जो बच्चे WWE देखा है आपने, बचपन में हम लोग खूब हाँ देखते थे WWF। तो वो होता था, अपने छोटे भाई को आप पलंग पे पटक पटक के मारोगे ही मारोगे वो देख के। तो उस वक्त सुनने में ये चीज हंसी वाली लगती थी कि देखो देखो ये लोग टीवी देख के खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन कई बार मैं एक मित्र के यहाँ गया, जब मेरी अभी की बात है, 2 ढाई साल पहले की। तो मैंने देखा बच्चों को वो WWE देख रहे हैं, मुझे बड़ा वो लगा। तो वो बच्ची जो थी, उसकी बहन थी छोटी, लड़का देख रहा था, उसकी छोटी बहन थी, वो बच के भाग रही थी, मुझे को नहीं देखना। क्यों? वो जानती थी मेरा भाई भाई मुझे मारना शुरू कर देगा। ये सीरियस इशू है। तो यही चीज मैं बताऊंगा फिल्मों के साथ भी है, बहुत ज्यादा एक्शन फिल्म्स अवॉइड करें। अगर आप पेरेंट हैं तो बहुत कोशिश करें कि बच्चे एडवेंचर्स देखें, क्योंकि एडवेंचर फिल्म्स में, चाहे हॉलीवुड की हो चाहे इंडिया में, तो कम बनती हैं, लेकिन उनमें अमूमन कंक्लूजन जो होता है, एंडिंग यही होती है कि जो बुरा है उसके साथ बुरा हुआ, और कुछ अचीव भी हुआ, और सबसे बड़ी बात, बच्चों में कॉन्फिडेंस आया घर से निकलने का। जो हमारे 200-250 साल की समस्या से अभी हमारे अंदर, ये हमारी कल्चर में ये चीज खत्म हो गई है। तो एक समय बहुत अच्छा था ये। थोड़ा इतिहास भारत का पुराना देखें ना, 500-700 साल पहले का, तो हमारे यहाँ घर से पलायन करना बड़ी नॉर्मल चीज हुआ करती थी। जी वो प्राउड होता था कि बच्चा जब है, जो चीज वेस्ट ने, मैं कहूंगा वेस्टर्न कल्चर में, हालांकि थोड़ा मुद्दे से भटक रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है लोगों का जानना। जी जी वेस्ट ने इस चीज को बहुत अच्छे से अपनाया कि 16-17 साल की एज हो गई है, दैट्स इट, अब आप अपने पैरों पर खड़े होइए। हम इस चीज के जो ठेकेदार हुआ करते थे, सही मायने में हम लोग अपने बच्चों को, जो हमारी पुरानी 1000 साल पहले के टाइम की हुआ करती थी पीढ़ियां, वो बच्चों को सक्षम बनाते थे। लेकिन इन्वेडर्स आए, बहुत रीजन हुए, उसमें घुसने का कोई फायदा नहीं कि किसने हमला किया क्या हुआ, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना कि चूजा बनाने लग गए बच्चों को, कि जी दब के रहो, छुप के रहो। अब वो एक समय होता है ना कि बिल्ली तो सामने से चली गई लेकिन डर नहीं गया। आज किसी के भी माँ बाप को देख लीजिए, और इसमें लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में तो फिर भी बेहतर है। मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, नहीं तो बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ घर में सब कुछ है, गांव से आए हैं अपने, वहाँ खेती बाड़ी सब है, फिर भी जॉब करने आए हैं या बाहर पढ़ने आए हैं, जबकि यूनिवर्सिटी वगैरह सब है, फिर भी इसलिए आए हैं कि घर से निकल सके। कहीं ना कहीं तो लॉन्गिंग चाहती है ना, हर बच्चा देखना घूमना चाहता है। तो बहुत जरूरी है कि आप एडवेंचर्स पढ़ें, एडवेंचर्स देखें एक एज में। अब जब आप आ जाते हैं जॉब करने की एज में, जब आप थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो आप 30 साल की एज में आते हैं, अब आप ड्रामा शुरू करें पढ़ना। अब आप पहुंचे हैं इस जगह पर जहां आप धर्मवीर भारती साहब को पढ़ सकते हैं, निर्मल वर्मा को पढ़ने के बाद अब आप इस पोजीशन पर पहुंचे जब आपको समझ आएगा, जब आप उसके मायने समझ पाएंगे। और जब आप 35, 36, 40 साल पे पहुंचते हैं, तो आप कोशिश करें थोड़ा सा स्पिरिचुअल की तरफ जाएं। आप देखेंगे कि उस वक्त आपको वो पढ़ने में बहुत मजा आएगा। एक 20 साल के बच्चे को अगर आप ओशो पढ़ने के लिए दे देंगे, वो पढ़ तो लेगा। गीता पढ़ने की, मुझसे बहुत बच्चे कहते हैं गीता पढ़ने को कहते हैं मुझे, क्या मैं पढ़ लूं? मैंने कहा तुम्हारे खोपड़ी के ऊपर से निकल जाएगी, तुम्हें तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, घूमने जाओ, घर से लड़ के चले जाओ। थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ माँ बाप तो मुझे मेरी सुपारी नोटवा देते हैं, खुद बच्चों को बोलता हूँ कि पर निकल जाओ। नहीं नहीं, मैं रीजन बताता हूँ। माँ बाप इसलिए डरते हैं बच्चों के घर से निकलने से, उन्हें लगता है कि ये जिम्मेदार नहीं है, सामान खो देगा। खास तौर से लड़कियों के लिए तो बहुत दिक्कत है कि कहीं कुछ हो ना जाए, लुट ना जाए, है ना, कोई कुछ बहका ना दे, कहीं ऐसा तो नहीं किसी के साथ जा रही हो। आप एक ट्रिप उन्हें सफल करके दिखाओ, आप फलानी जगह पहुंचो, वहां से वीडियो कॉल करो, आजकल कॉल करो कि पापा आप नाराज हो, मम्मी आप नाराज हो, वो ठीक है, लेकिन देखो मैं पहुंच गई सुरक्षित, मैं वापस आ रही हूँ सुरक्षित, दुनिया में अच्छे लोग हैं जिनके साथ में हूँ। तो यही चीज किताबों के साथ भी है। जैसा पढ़ोगे, जैसे कहते हैं ना, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, किताबों के साथ भी यही है। मैंने जिस वक्त सुरेंद्र पाठक साहब को पढ़ना शुरू किया था, तो आपको पता है ये जो लुगदी साहित्य को इसलिए मना करते थे घर में, क्योंकि इसमें बहुत सी किताबों ऐसी आती थी जिसमें हद से ज्यादा फाश होता था, हद से ज्यादा मतलब कह लीजिए कि सेमी पॉर्न होती थी। इस वजह से बच्चों को देने के लिए मना करते थे। तो पिताजी मेरे क्या करते थे, वो मना ना करके वो छांट देते थे कि ये किताब नहीं पढ़ोगे, इसमें थोड़ा सा कुछ है गड़बड़ जो तुम्हें अभी नहीं सही लगेगा, तुम ये पढ़ो, ये ड्रामा है वो पढ़ो, वो फलानी किताब है वो पढ़ो। सुनील सीरीज की जैसे किताबें पढ़वाते थे, कि उन्हें पता था सुनील सीरीज में अमूमन साफ सुथरी कहानी होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। तो आज देख लीजिए ना, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर, लोग कहते हैं कमेंट्स बहुत अच्छे करते हो सिद्धार्थ, पोस्ट की बात दूर है, कमेंट्स में बड़े अच्छे जवाब देते हो। ये सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ से आया? ये यहीं से आया कि पाठक साहब को पढ़ा। गुलजार साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। गुलजार साहब को बहुत उम्र में पहले पढ़ लिया था, तो उसका नुकसान हुआ मुझे, मुझे बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती थी। अब मैं वो सारा कुछ दोबारा पढ़ता हूँ। निर्मल वर्मा साहब को मैंने अब पढ़ना शुरू किया है, वो रात का रिपोर्टर मुझे गुरुजी ने दी थी, वो अब मैं पढ़ रहा हूँ इन दिनों। तो एक समय होना बहुत जरूरी है इसमें। कहीं भी पीयर रेस में मत रहो, रैट रेस में मत रहो कि यार फलाने ने पढ़ ली, वो तो मेरे से छोटा है और मैंने अब तक नहीं पढ़ी। कोई शर्म की बात नहीं है। आपके समय के जो राइटर है उन्हें पढ़ो। थोड़ा हो सकता है बुरा लगे कि यार ये क्या बकवास लिख दी, अभी रिसेंट मैंने गूगली पढ़ी, मुझे ठीक लगी, अच्छी किताब लगी। अब एक बार बताइए, अगर हर कोई सीनियर राइटर्स कोई पढ़ता रहेगा,
तो हमारे सुनील साहब की बात बनेचर कैसे पढ़ेगा, बन किस्सा कैसे पढ़ेगा, और आप खुद जानते हैं कि वो क्या कमाल चीज उन्होंने लिखी है। उस बेहतरीन, तरह की अभी कुछ दिनों कहानियां पहले मिलनी आज की डेट में। हाँ बेहतरीन लिखा है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने उनका इंटरव्यू किया था और बातचीत उनसे काफी हाँ अच्छी हुई हाँ, थी। अरे मैंने इंटरव्यू देखा, वो मैंने पूरा सुना, तभी तो मैं लालायित हुआ कि आपसे इंटरव्यू में मुझे भी करना है। जी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप नए लेखकों को नहीं पढ़ोगे, आपको पता कैसे चलेगा दुनिया में चल क्या रहा है। जो जी। उस वक्त लिखा जाता था, जो सिडनी शेल्डन जिस वक्त का वो न्यूयॉर्क दिखाते थे उस वक्त, वो अपने टाइम का दिखाते थे। आज के राइटर आज का शहर दिखाएंगे, आज के लेखन में आपको मोबाइल कॉमन दिखेगा, हम्म, आज के लेखन में लैपटॉप कॉमन दिखेगा, आज के लेखन में आपको लिखते वाले राइटर नहीं मिलेंगे, आज के लेखन में मिलेंगे टाइप करते वाले। टाइप तो करते हैं। आप जमाने से जुड़े कैसे रहोगे? हर राइटर कोशिश ये करता है कि वो अपने जमाने का लिखे। हम्म, तो उनसे जुड़ना बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। अनटिल अनलेस आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आता, भाई आपने 100 किताबें पढ़ ली और आपको बिल्कुल नहीं पता लग रहा है, तब की बात और है। जैसे मैं अंकिता जैन को ही कहूंगा, अंकिता जैन की जैसी कहानियां हैं, या अभी इनकी पढ़ी मैंने, सुनीता सिंह जी की छाप तिलक सब चीनी। जी। ये बिल्कुल आपकी क्या नाम है, बड़ी फेमस एक राइटर थी, अश्विनी, महा- नहीं, महाति वर्मा। नहीं 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 नहीं, मेरी प्रिय कहानियां, मेरी प्रिय कहानियां जिनकी आई थी, क्या नाम था उनका, अभी नाम नहीं स्ट्राइक कर रहा है। अ, उनके जैसी बिल्कुल कहानियां लगती हैं कि मतलब पढ़ के लगता है कि एक बहुत गहरा साहित्यिक टच भी है, और आप एक कहानी पढ़ने के बाद आप रुक जाते हो, थम जाते हो। चाहे अंकिता जैन को पढ़ो, चाहे आप छात्र लग सब चीज पढ़ो, दोनों में कोई तुलना नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जी। दोनों की शैली ऐसी है कि आप ये नहीं कह सकते कि अरे यार ये इनकी नई नई किताब है या पहली किताब है। अंकिता जैन की किताब तो शायद मेरे ख्याल से पहली ही है, ऐसी वैसी औरत। हाँ, पहली किताब थी उनकी वो। कहीं 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 से नहीं लगता, कहीं से भी नहीं लगता कि ये इनकी पहली किताब है। तो ये मेरा मानना जरूर है कि बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि जो पुराना हमारा साहित्यकार है वो कुछ बेकार लिख गए, वो बिल्कुल अच्छा लिख गए और आपको पढ़ना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सब्र करके। जी। और यही चीज किताब फिल्मों में मैं कहूंगा, जी। फिल्मों में आप देख लो, आपको जैसे बहुत से लोगों को एक्शन नहीं समझ में आता है, वो अलग बात है, ड्रामा देखो, रोमांस देखो, लेकिन अपने समय का देखो, क्लासिक भी देखो। आज बहुत से लोग हैं मुझसे कहते हैं गॉडफादर बड़ी बोर करती है, बहुत से मेरे दोस्त हैं जो इस बात पे चिढ़ जाते हैं। मैं कहता हूँ यार वो आजकल के बच्चे हैं भाई, जाहिर सी बात है उन्हें गॉडफादर अभी उनकी समझ नहीं हुई है, उनको इस चीज के लिए कोसना, इन्हें टोकना वो गलत है, मेरी नजर में गलत है। उनको अपनी कहानियां उन्हें बताओ कि नहीं। मैं आपसे ये कह रहा था, जैसे अंकिता जैन हो गई या अभी छाप तिलक सब चीनी पड़ी सुनीता सिंह जी की, इनकी कहानियां पढ़ो, आपको सीधे शिवानी की याद आती है। मतलब कोई तुलना नहीं है आपस में तीनों की, तीनों का लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन एक डेप्थ में ले जाते हैं आपको कहानी की। और किताब, मैं कुछ बुरी किताबों के नाम भी जानता हूँ, आप कहोगे तो मैं वही बता दूंगा, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं होती, लेकिन मैं उनको भी पढ़ना अपने जीवन में बहुत जरूरी मानता हूँ कि वो पढ़ी तो मुझे पता लगा कि कैसा नहीं लिखना चाहिए। चलिए मैं लेखक हूँ, लेकिन फिर भी बहुत जरूरी है कि आप नई किताबें, भले ही वो खराब हो, भले ही आपको लग रहा है कि शायद ये उतनी अच्छी ना हो, लेकिन आप रिस्क लीजिए, पढ़िए। और अब तो किताबें सही बताऊं तो फिर से एक रेट वही आ गया है कि 150-200 रुपए में आपको ठीक ठाक किताबें मिलने लग गई हैं। बहुत इतिहास से जुड़ी ना हो या कुछ साइंस फिक्शन ऐसी ना हो, कुछ किताबें बहुत महंगी भी आ रही हैं। फिर भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो महीने में 2 किताबें जरूर लीजिए, और नए राइटर्स की लीजिए। पुराने राइटर तो आप पढ़ ही लेंगे, आपको 10 लोग मौके देंगे पढ़ने के, जी। लेकिन नए लोगों को पढ़ना बेहद जरूरी है। पढ़ेंगे तो अपने समाज के बारे में जानेंगे, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता लगेंगी, अच्छा ये भी हो रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई भी लेखक जो थोड़ा बहुत भी अगर लेखक है, वही बताया ना, छपास की भूख नहीं है, वो लिख ही नहीं पाते। वो कहते ही रह जाते हैं कि भैया मैंने सोच रहा हूँ कुछ लिखूं, वो सोचते रह जाते हैं। जिसने वाकई लिखा है, 50-60 हजार पेज, 50-60 हजार शब्द लिखे हैं, अपने मेहनत लगाई है, वो कुछ ना कुछ रिसर्च तो करता है, कुछ ना कुछ तो आपको दे जाता है कि नहीं? कुछ नहीं तो आपको शहर के बारे में दे जाएगा जहाँ के बारे में उसने लिखा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आज नहीं कल आपके बहुत काम आती है, जी। बहुत ज्यादा काम आती है, जी। मैं बहुत देखा है जरूरी कई है। सारी बाकी चीजें, ट्रेवल ऑफ, मैंने देखा है कई सारी चीजें ऐसी होती है कि मैंने किस किताब में पढ़ा मुझे पता नहीं, लेकिन जब मुझे वो चीज मुझे पता नहीं कि मेरे दिमाग में है, लेकिन जब मैं कहीं बात कर रहा होता हूँ तो वो चीज मेरे दिमाग में आ जाती, मेरी बात में आ जाती है, तब मुझे याद आता है कि मैंने उस जगह इस किताब को मैं या इस जगह इस चीज को पढ़ा था, ये मेरी बात में आ गया। तो ये चीज मैंने भी देखी है। बिल्कुल भी, कई सारी, हाँ, बिल्कुल। कई सारी चीजें जो सीखने को मिलती हैं। देखिए, ढाई चाल और जनता स्टोर, दो बुक्स है नवीन चौधरी जी की, तो वो बुक्स पढ़ के बिल्कुल राजनीति बिल्कुल। को ऐसा देख के लगता है कि राजनीति सामने चल रही हो। मेरे जमाने में मैं कॉलेज में जब रहा हूँ तो मेरे समय पे छात्र राजनीति या चुनाव नहीं होते हैं झांसी में, लेकिन मैंने उस चीज को हम्म। ऐसे फील किया है कि जैसे मैं भी उसके साथ, मयूर के साथ नारे लगा रहा हूँ या उसके साथ घूम रहा हूँ, तो इस हम्म। तरीके से वो जीवंत बना देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इन चीजों को बिल्कुल पढ़ के। सही। तो दोस्तों ये थे आपने हमारे साथ। जनता जी। 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 जनता स्टोर की आपने बात की, जनता स्टोर का एक वो याद आया मुझे कि मैं पहले जयपुर गया हूँ, फिर मैंने हम्म, जनता स्टोर पढ़ी है।
तो यकीन मानिए जनता स्टोर में नवीन चौधरी जी ने इतनी खूबसूरती, इतनी बारीकी से जयपुर का वर्णन किया है ना, कि मुझे बड़ा अफसोस होने लगा, यार मैं यहाँ क्यों नहीं गया। मैं यहाँ तो, ये तो मुझे जाना चाहिए था, मैं यहाँ नहीं। मैंने बाइक से जयपुर पूरा, मतलब मेरी नजर में जो पूरा जयपुर था, हम्म। मुझे क्या पता था, मैंने 10% नहीं देखा है। मैं तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे पास बाइक थी हाथ में, मैं कभी भी जा सकता था। अगर ये किताब मैंने पहले पढ़ ली होती या नवीन जी से बातचीत होती होती, तो मैं कितना अच्छा जयपुर घूम लेता यहाँ पर। उनकी किताब तो मैं जरूर कहूंगा कि मतलब कुछ नहीं तो वो शहर का बड़ा अच्छा ज्ञान देती है। यूनिवर्सिटी ऐसे हो ही गई मेरे या साथ हुआ मार्केट था। हो गई। मेरे साथ हुआ था जब मैंने बनारस टॉकीज पढ़ी थी, तो उसके बाद में फिर बनारस गया। ठीक है, जब अच्छा, आप बाद में गए। बनारस टॉकीज पढ़ने के बाद मैं बनारस गया, तो मेरा सबसे पहले जो टारगेट था मेरा यही था कि मुझे 80 घाट जाना है, वहाँ पर पिज्जोलियो पे पिज्जा खाना है। क्योंकि हाँ जो हाँ सत्यव्यास जी ने इतने अच्छे तरीके से, उसके बाद तो उन्होंने एक हाँ। चाट चाट वाले का भी दिखाया था कि सीढ़ियों के नीचे वो चाट मिलता है। तो मैं वहां पर ढूंढता रहा हम्म उसको कि वो कहीं मिल जाए। मैंने लोगों से ही पूछा, तो बोले पहले लगाता था अब नहीं लगाता है वो। तो मैं उस व्यक्ति को ढूंढते हम्म। हुए काफी समय ढूंढता रहा। तो मतलब ये चीज तो होती है कि देखने को मिल जाती है। और मैं मेरे साथ जो व्यक्ति था, मैं उसे इस तरीके से बता रहा था कि काशी में ये, काशी में। तो वो कहता तुम कितनी बार आए हो? मैंने कहा मैं पहली बार आया हूँ। तो कैसे पता? मैंने कहा बहुत ना पूछो कैसे पता, क्योंकि काशीनाथ सिंह जी की काशी की 80 भी पढ़ी थी मैंने। काशी ठीक है, काशी इसके पढ़ी अलावा होगी आपने। हाँ, इसके अलावा कई ऐसी कहानी किताबें थी जो काशी, जिनके बारे में दिखाया गया, तो वो चीजें पता थी कहाँ पर कैसी चीजें हैं। हम्म। तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे दिमाग में है, लेकिन जब मैं सामने से चीजों दिख रहा था तो अच्छा ये है, तो वो सब दिमाग में ये आ रहा था। इसके बारे में पढ़ा, एक इमेज बन जाती है हमारे मन में, हाँ, मनस्पटल में एक बन इमेज जाता। बन चुकी होती है। तो उसका हाँ, बहुत फायदा होता है, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, अपने समसामयिक पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत अच्छा लगा आपसे धन्यवाद। बात करके। तो दोस्तों, ये थे बहुत। हमारे साथ सिद्धार्थ जी, जिनसे हमने बातचीत की, जाना लेखन, प्रकाशन, वितरण और तमाम चीजों के बारे में। अभी भी मुझे लग रहा है कि बातचीत कम हुई है, लेकिन जिस माध्यम से हम लोग ये बात कर रहे हैं उसमें समय सीमा होती है। तो समय सीमा बार बार हमें लाल बत्ती दिखा देती है कि आप लोगों ने समय पूरा कर लिया है। अ, कई सारी बातें हैं जो मैं और सिद्धार्थ जी से करना चाहूंगा। तो आशा है कि अभी तो हम डिजिटल माध्यम की मदद से कर रहे हैं, जल्दी अगर मौका लगा तो सामने बैठ के और फिर आपके पास लाइव आके आपसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल तो आज के लिए बस इतना ही। बिल्कुल। और साहित्य विमर्श की किताबों को आप पढ़ते रहिए। साहित्य विमर्श की किताबें आपको बहुत अच्छा ज्ञान देगी। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी किताबें भी हैं, जिन किताबों से आप तरीके की चीजें, जैसे हम लोगों ने अपने अनुभव बताए, इस तरीके के अनुभव आप उन किताबों से सीख सकते हैं। और अपनी किताबें भी आप साहित्य विमर्श को भेज सकते हैं। अगर आप लेखक हैं तो अपनी रचनाएं, अपनी कहानी साहित्य विमर्श के माध्यम से भेज सकते हैं। कभी सिद्धार्थ जी ने जैसे बताया हॉरर कहानी का कि किस तरीके का, वो कहाँ पर भेजना उसके बारे में जरा आप बता दीजिए एक बार मैं दर्शकों बताता को। हूँ। आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, www.साहित्यविमर्श.in। साहित्यविमर्श.in की वेबसाइट पर आपको सामने सामने दिखेगा एक ऑप्शन, पब्लिश विद अस का, हमारे साथ छपने के लिए। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारी ईमेल आईडी और छपने से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। हाँ, उस हिंदी में उस टैब का नाम है रचना प्रकाशन। आप रचना प्रकाशन में जाएंगे, वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप अनमोल को अप्रोच कर सकते हैं, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, अगर आप मेरे साथ फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर जुड़े हैं। नहीं तो साहित्य विमर्श के पेज पर आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। जिस भी माध्यम से आपको सुहाए, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। जी। और मैं अंत में जो दर्शक और पाठक हमें देख रहे हैं उनसे एक निवेदन या उन्हें मतलब एक सुझाव जरूर दूंगा कि सिद्धार्थ जी के फेसबुक पेज को आप जरूर फॉलो करें। क्योंकि इनके पेज को फॉलो करने से काफी सारी चीजें आपको देखने को, पढ़ने को, समसामयिक घटनाओं पर विचार देखने को मिलते हैं, जो बहुत जरूरी होते हैं हम लोग के लिए जानने के लिए। कई बार क्या होता है कि मैंने स्ट्रीम मीडिया में, चूंकि मैं मीडिया का विद्यार्थी या मीडिया में काम करता हूँ, फिर भी मैं कहूंगा कि मीडिया आजकल क्या दिखा रहा है समझ में नहीं आता। लेकिन सिद्धार्थ जी जैसे लोग जो लिखते हैं वो बहुत ईमानदार हो। अच्छा, ईमानदारी से चीजें लिखते हैं, तो उससे मजा आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्या नमस्कार। बात। बहुत धन्यवाद दोस्त।